हेलो एवरीवन, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने जो फोर्थ पार्ट है उसका इंट्रोडक्टरी क्लास हमने करी थी और उसके बाद से हम यहाँ से बालक का मानसिक विकास से यहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना था। तो इसको हम आज देखेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन को जो है वो कवर कर लें आज। तो चलिए देखते हैं। बालक के मानसिक विकास से प्रारंभ करते हैं। बालक के मानसिक विकास का आशय क्या है? किसी का भी जो मानसिक विकास होता है क्या होता है कि ये बौद्धिक विकास है और इसके अंतर्गत आने वाली समस्त मानसिक योग्यताएं और पद्धतियों से है, जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय निर्माण, स्मरण शक्ति का विकास। कोई भी बच्चा है उसके अंदर जो उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, है ना, वो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी मेंटल डेवलपमेंट में। संप्रत्यय यानी उस दिन भी मैंने बताया था, संप्रत्यय यानी होता है कॉन्सेप्ट, किसी चीज को लेके उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, ये सारी चीजें संप्रत्यय में आएंगी। वो किसी चीज के बारे में क्या विचारधारा रखता है, उसके विचार क्या है ना, वो कौन सी संकल्पनाएं हैं। क्या आवाज सभी को कम आ रही है? अब ठीक आ रही है आवाज? मैसेज करो, मैसेज। यस, ओके, थैंक्स। हाँ, तो बच्चे का जो है स्मरण शक्ति का विकास कैसे होता है ना, उसको चीजें कैसे याद रहती है। स्मरण शक्ति मतलब उसका रिटेन करने का पावर कितना है किसी चीज को याद करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है निरीक्षण, कोई चीज को उसने देखा समझा उसको स्मरण करना, और समस्या समाधान की योग्यता का विकास। कोई चीज, किसी चीज में क्या समस्या है और फिर वो बच्चा उस समस्या को लेकर क्या सोचता है और उसका समाधान करने के लिए वो कैसे उसका डेवलपमेंट होता है कि किसी समस्या के आने पे वो उसका कैसा रिएक्शन करेगा। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। यह विकास एक दिन में शुरू होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कोई किसी का भी विकास एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बल्कि ये क्या होगा, क्रमिक रूप से धीरे धीरे, शनै शनै यानी धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे इस प्रकार का विकास होगा। अब हम देखते हैं संवेदना को। तो संवेदना क्या है? संवेदना यानी, इसको समझिए, संवेदना यानी सेंसेशन, ठीक है, फीलिंग, महसूस करना, फील करना किसी चीज को। अभी भी वॉइस कम आ रही है? अभी तो कह रहे थे कि वॉइस सही आ रही है, अभी किसी को कम आ रही है? फिर से बता दीजिए, वॉइस ठीक आ रही है? क्या मेरी वॉइस ठीक आ रही है? ओके, थैंक्स। जिसे वॉइस नहीं आ रही, आप एक काम करो, एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो, मे भी कुछ नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो कोई बच्चा है, उसके अंदर संवेदना का विकास कैसे होगा हम देख रहे हैं। संवेदना मीन्स फिजिकल फील, जैसे सेंसेशन, है ना। किसी बच्चे को जब माँ प्रेम से उसको, हाँ ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। किसी बच्चे को किसी माँ का अपना स्नेह, माँ का दुलार, गोद में बैठना, ये उसको क्या है, ये उसको टच जो है, फिजिकल टच, फिजिकल फील, वो उसको एक आनंद का एहसास कराता है ना। इन्हें ही फील या महसूस करना कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार से संवेदना क्या है, फिजिकल फील, ठीक है। तो ये क्या होता है, शिशु अपने संवेगी अंगों का प्रयोग करते हुए बाहरी संवेदनाओं यानी बाहरी जो फीलिंग्स हैं उसको नाक, कान, जीभ, आंख और त्वचा की सहायता से, ये क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं 5, इनकी सहायता से ग्रहण करता है, लेता है, ठीक है। और बालक की प्रत्येक अवस्था में बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, कि किसी बच्चे का सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। मतलब बच्चा जो है सिर्फ 1 मिनट, हाँ,
सिर्फ फिजिकली बड़ा नहीं होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। अब आता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण यानी क्या होगा, परसेप्शन, वो देखकर क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी उसमें। तो जब बालक संवेदना की पहचान करता है, ठीक है, कैसे संवेदना की पहचान करेगा कि माँ ने अगर डांटा तो भी उसे पता चलेगा, या छोटा बच्चा है वो एक टच को पहचानता है कि ये कैसा है, उसके हिसाब से उसको क्या महसूस होता है, किसी ने उसको आंखें दिखाई तो वो डरेगा, या किसी ने प्यार से उसको पुचकारा तो वो समझेगा कि हाँ ये मुझे प्रेम कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसका अर्थ निकालना सीख जाता है बच्चा, और उस दशा को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मतलब जब बच्चा समझने लगता है कि सामने वाला किस फील से उसको क्या कर रहा है, कैसा रिएक्शन दे रहा है, तो बालक भी वैसा रिएक्शन देता है। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, जो व्यक्ति उनको डराता है तो वो उसके पास जाने से डरते हैं जनरली, और जो ज्यादा प्रेम से उसको अपने पास बुलाता है, छोटा बच्चा भी प्रेम से बुलाएगा तो बच्चा उसके पास जो है सहर्ष चला जाता है, ठीक है। अब आता है संप्रत्यय का निर्माण। तो संप्रत्यय का निर्माण यानी कॉन्सेप्ट का निर्माण कैसे होता है, बच्चे के कॉन्सेप्ट का निर्माण क्या होगा। प्रत्यक्षीकरण विषय वस्तु के बारे में आगमनात्मक तर्क, यानी आगमनात्मक तर्क जो है, एक ये जो शब्द है आगमनात्मक, इसको पहले आप समझ लो। ये एक बड़ा विशिष्ट शब्द है, इसका अर्थ होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात नीचे से ऊपर तर्क करना। एक सामान्य यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगा, अर्थात कि कोई एक विशिष्ट चीज ले ली जाएगी और उसके बाद में सामान्य एक जनरल पर्सपेक्टिव की ओर बढ़ा जाएगा, ठीक है, इसकी सहायता से। तो मस्तिष्क के विचारों का सामान्यकृत या सरल रूप होता है, ये एक सरल सहज निष्कर्ष जिसको हम कहते हैं, सरल कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है ये, कि बच्चा जो है कोई बहुत गहराई से कोई विशिष्ट या स्पेशल कॉन्सेप्ट का निर्माण नहीं करेगा, वो हर चीज के बारे में सबसे पहले साधारण जो है साधारण अवधारणा का निर्माण करेगा। जैसे कि उसको इतना पता है कि कोई अगर डांट रहा है तो उसके पास नहीं जाना है, वो ये भेद नहीं करेगा कि कोई बड़ा है छोटा है, उसको ये पता है कि यदि कोई उससे प्रेम से बात नहीं कर रहा है, उसको डांट रहा है, वो उसके पास नहीं जाएगा, कोई प्रेम कर रहा है प्यार कर रहा है वो उसके पास जाएगा। तो वो क्या करता है, एक सरल अवधारणा का निर्माण करता है, सरल कॉन्सेप्ट का, कोई विशिष्ट नहीं है, वो ये नहीं पहचानेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है ये नहीं है ना, वो सबको बराबर दृष्टि से देखेगा। फिर क्या होता है, स्मरण शक्ति का विकास। तो स्मरण शक्ति का विकास मानसिक विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है, यानी ये बालक की याद करने की क्षमता है। स्मरण शक्ति का विकास कैसे होगा, जैसे बालक में परिपक्वता आने लगती है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो वो पुराने अनुभवों की सहायता से किसी विषय वस्तु को याद रख पाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो किसी विषय वस्तु को याद रखेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, समस्या समाधान की योग्यता। तो समस्या समाधान, बालक प्रारंभ में अपनी समस्या के समाधान के लिए अन्य लोगों पर निर्भर करता है, पर जब वो समस्या को पहचानना और उससे जुड़े संप्रत्यय अर्थात वही उसकी जो कॉन्सेप्ट है उन तक पहुंचने लगता है, संप्रत्यय के संदर्भ में अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब पिछले अनुभवों से वो सीखता है कि पिछले अनुभव क्या थे उसको जब किसी ने डांटा तो उसने कैसे रिएक्ट किया था, या माँ को बताया था या क्या किया था, तो वो पुराने अनुभवों से सीखता है कि जब गिर गया था तो वो कैसे खड़ा हुआ था, ठीक है, कैसे चलना सीखा था, किसी खिलौने को अगर उसने तोड़ दिया था तो वो वापस कैसे जुड़ रहा था। तो वो अपनी स्मरण शक्ति से उसको रिकॉल करता है, ध्यान करते हैं कि हाँ उसमें क्या किया था, फिर वो वैसे ही हर समस्या के समाधान को बनाता है और उसी समाधान करने के वो योग्य हो जाता है, ठीक है। अब हरलॉक के अनुसार कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते, किसी भी दो बच्चों की एक जैसी समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती। देखिए फिजिकल भी नहीं हो सकते, लेकिन मेंटल लेवल भी समान नहीं हो सकता, हर बच्चे का अलग अलग होगा सोचने का तरीका, समझने का तरीका। इसलिए क्लास में चाहे कितने ही बच्चे हों, अगर आप कोई किसी विषय के बारे में यदि बात करना चालू करेंगे तो हो सकता है कोई बच्चा ए से स्टार्ट करे बोलना, कोई बी से स्टार्ट करेगा, कोई एम से और कोई जेड से। हर बच्चे के सोचने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो हरलॉक ने यही बात बोली कि दो बालक जो है समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते। अब सोरेनसन का मत इसमें क्या है, सोरेनसन कहता है कि बालक की उम्र के साथ साथ उसकी मानसिक शक्तियों में भी परिवर्तन होता है। स्वाभाविक सी बात है कि कोई बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी मानसिक शक्तियों में भी परिवर्तन आएगा, वो अधिक परिपक्व होंगी, समझदार होगा बच्चा, ठीक है।
शैशवावस्था में मानसिक विकास। अब शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। तो जॉन लॉक का कथन है, जॉन लॉक कहता है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। जब बच्चा कोई दुनिया में आता है वो वाकई कोरा होता है, उसके पास कोई अनुभव नहीं होता और धीरे धीरे वो अपना अनुभव लिखता जाता है, जैसे जैसे उसके साथ व्यवहार होता है या वो उसके साथ वो जो महसूस करता है वैसा, ठीक है। संवेदना, संवेदना व प्रत्यक्षीकरण, मतलब वही है संवेदना अर्थात जो उसको फीलिंग्स हुई और फिर प्रत्यक्षीकरण यानी वो फीलिंग्स के आधार पे उसके परसेप्शन बने, जो उसने विजुअल पर्सपेक्ट, ये विजुअल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है कि बच्चा देखकर कैसा महसूस कर रहा है और फिर उसके परसेप्शन कैसे बने, वो उसने कैसी सोच रखी कि अच्छा ये ऐसा होता है तो इससे फिर क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ये है उसका परसेप्शन बनता है। प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन बनना, उसकी सोच वैसी बनती है। फिर तो जन्म के साथ क्या है, सबसे पहले तो शिशु जो है रोता है, चौंकता है, क्यों, क्योंकि 9 महीने वो माँ की गर्भ में रहा और जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर के माहौल में, एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में उसको दिक्कत होती है। इसलिए वो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे सोते हैं तो वो एकदम चौंक चौंक के उठते हैं, है ना, अचानक ऐसा लगता है जैसे गिर रहे हैं और बच्चे रोते हैं, ठीक है। और दूसरा सप्ताह जब बच्चा जो है 2 सप्ताह का होता है तो वो क्या होता है, प्रकाश और चमकीली वस्तुओं को देखना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मतलब जहां लाइट साइड होगा वो साइड पे वो देखना जो है स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, दूसरे माह में ध्वनियां भी पहचानने लगता है कि कैसी कैसी साउंड आ रही है। तीसरे माह में क्या करता है कि माता को जो है पहचानने लगता है। और 6वें महीने में क्या करता है, प्रेम और क्रोध के भाव को समझ लेता है। मतलब कोई आंख दिखाएगा ना तो 6 महीने का अगर बच्चा है तो वो समझ जाएगा ये मुझे आंख दिखा रहा है, ठीक है। 1 साल का होगा तो कुछ कुछ शब्द बोलेगा, ठीक है, कुछ कुछ शब्द बोलेगा। हाँ, अब 2 साल का होगा, द्वितीय वर्ष में आएगा तो उसका जो शब्द भंडार है ना, उसकी वोकेबलरी में 100 से 200 शब्द हो जाते हैं और छोटे छोटे वो वाक्य भी बना लेता है। 3 साल का होगा, अपना नाम बता देगा, सीधी और लंबी रेखा अनुकरण द्वारा खींचना सीख लेता है। मतलब बच्चा जो 3 साल का होगा वो सीधी रेखा खींचेगा, सीधी लाइन बनाएगा और लंबी लाइन भी बना लेगा, देख देख कर वो सीखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 5 साल का होगा बच्चा तो जटिल वाक्य बोलेगा, रंगों में अंतर कर लेगा, लाल पीला बता लेगा, अपना नाम भी लिख लेगा 5 इयर्स के होते होते तक, ठीक है। अब नोट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि कल्पना का विकास 2.5 वर्ष के बाद शुरू होता है, जब शिशु लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेलता है अथवा कल्पना के सहारे पशु पक्षियों या परियों का खेल खेलता है। बच्चा क्या है, देखिए बच्चा जो है जब वो 2.5 साल के बाद उसका जो है कल्पना शक्ति का विकास प्रारंभ होता है, यानी उसके पहले वो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लगभग 2.5 साल की उम्र के बाद वो कल्पना करता है कि पक्षी ऐसा भी हो सकता है या परियां ऐसी भी हो सकती है। जब वो परियों का खेल खेलता है, उसने परियां देखी नहीं है पर वो खेल खेलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, अर्थात वो कल्पना करता है कि परियां ऐसी होंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे संप्रत्यय निर्माण कि संप्रत्यय निर्माण क्या है। लेट आने वालों प्लीज सुधर जाओ, कितना लेट आते हो, एग्जाम में भी ऐसा ही करोगे क्या? हाँ, चलिए, कॉन्सेप्ट निर्माण, संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट निर्माण। प्रारंभ में क्या होती है, ये योग्यता बालक में विकसित नहीं होती है। शुरू से ही वो कॉन्सेप्ट थोड़ी बना लेगा कि जैसे ही पैदा हुआ उसके कॉन्सेप्ट आ गए, नहीं, धीरे धीरे उसमें विभेद की योग्यता आती है। विभेद मतलब भेद करने की, कि ये चीज अच्छी और ये चीज खराब है, इसने मुझे प्रेम से बात करी है, इसने मुझे डांटा है, तो ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, इसने मुझे चॉकलेट दी वो अच्छा है और जिसने मुझे चॉकलेट नहीं दी वो अच्छा नहीं है, जिसने मोबाइल दिया वो अच्छा है, जिसने मोबाइल नहीं दिया वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये विभेद करने की योग्यता जो है उसके अंदर धीरे धीरे आती है और प्रत्यक्षीकृत अनुभवों की सहायता से वो सामान्य अर्थ निकालना सीख लेता है। अर्थात प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्षीकृत अनुभव यानी जो सामने से उसको अनुभव मिलते हैं, ठीक है। यानी कोई चॉकलेट दिया तो सामने से दिया, प्रत्यक्ष में दिया ना, तो यही प्रत्यक्षीकृत अनुभव है। वो जो छुपी हुई भावनाएं हैं वो उनको नहीं देख पाएगा, वो केवल सामने जो प्रकट हो रहा है ये वो सिर्फ उसी को देखेगा, उसी के आधार पे अपने कॉन्सेप्ट बनाएगा, ठीक है। अब आती है स्मरण शक्ति। तो इस अवस्था के अंत तक बालक एक तोते के समान अनुकरण करते हुए सुने सुनाई बातों को दोहराता है, वही पोयम बोलना, ठीक है,
और सारी पोयम रट लेना, आप उनको पहाड़े याद करा सकते, टेबल्स, गिनती और अनाराम, यही सारी चीजें जो है वो रट रट के याद कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा वो बाकी सारी चीजें नहीं कर पाएगा। सिर्फ जो सुनी सुनाई चीजें हैं वो अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर ही वो कर पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है समस्या समाधान। तो इस अवस्था के अंत तक बालक प्रायः अहम केंद्रित हो जाता है और उसमें जातिवाद के गुण पाए जाते हैं। इस दौरान बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जातिवाद का अर्थ जाति से नहीं है, जातिवाद का अर्थ है कि वो ये समझना प्रारंभ कर देता है कि कौन बच्चा है कौन बड़ा है। ठीक है, उसको अपने हमउम्र बच्चे नजर आते हैं, उसको लड़का लड़की का विभेद भी समझ आता है हल्का हल्का। ये है जातिवाद यहाँ पर। ठीक है, और वो अपने आप को अच्छा मानता है, अहम केंद्रित हो जाते कि मैं ही अच्छा हूं। ठीक है, अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास, जब बचपन में कैसा मानसिक विकास होता है? मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास होता है। अर्थात जब वो फर्स्ट क्लास में जाता है तो बच्चे का जो है पूर्ण मानसिक विकास हो चुका होता है। बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आ जाती है, मतलब वो बहुत मैच्योरिटी के साथ सोचता है और जवाब देगा। आप 6 साल के बच्चे से मिलेंगे और बात करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये कुछ अच्छा सोच रहा है और मैच्योरिटी दिखेगी उसकी बात करने में। और इसमें आजकल जो है सोशल मीडिया का भी बहुत प्रभाव है, टीवी मोबाइल का, है ना। इसके अलावा जो है छठा वर्ष 6 वर्ष का होगा, चित्र की वस्तुओं के वर्णन 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है और स्मरण शक्ति का भी विकास हो जाता है। ठीक है, 7 वर्ष का होगा तो साधारण वस्तु में अंतर बता देगा कि ये छोटा है ये बड़ा है। 8 वर्ष का होगा तो छोटी कविता या कहानी याद कर लेगा, लंबे वाक्यों को दोहरा देगा। 9 साल का होगा तो दिन समय दिनांक और वर्ष सिक्के पहचान लेगा, नोट पहचान लेगा। 10 साल का होगा बड़ी कहानी याद करके सुनाएगा। 11 वर्ष का होगा तो उसमें तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12 वर्ष का होगा बच्चा समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। देखी फिल्म की 70% बातें जो है दोहराने की क्षमता होती है, मतलब उसको 70% मूवी जो है वो याद हो जाएगी देखने के बाद। रचनात्मक शक्ति तथा आदर्श निर्माण इसी अवस्था में शुरू होता है। यानी बच्चे किसी को आदर्श मानने लगेगा तो वो इसी उम्र से मानेगा, लगभग 12 साल की उम्र से। स्मरण शक्ति, रटने की शक्ति और ग्रहण शक्ति का विकास हो जाता है। यहां आते तक लगभग परिपक्व हो जाती है। यह प्रारंभ में संवेदना प्रत्यक्षीकरण क्षमता का विकास नहीं कर पाता है, किंतु उत्तर बाल्यावस्था में वो विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर पाता है। मतलब बच्चा जो है यदि शुरू में उसने बोला नहीं किसी चीज को, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था तक कि वो विषय वस्तु को सामने रखकर उसका रिफ्लेक्ट कर पाता है, उसको देख पाता है, समझ पाता है और अपना परसेप्शन बना पाता है कि ये क्या है। और सामान्य समस्याओं के निवारण की योग्यता भी उसके अंदर विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन आगमनात्मक हो जाता है। ठीक है, आगमनात्मक मतलब वही विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाता है, यानी वो सामान्य पर्सपेक्टिव से देखेगा चीजों को। ठीक है, अब किशोरावस्था में मानसिक विकास, तो स्मृति, इस अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है। जब बच्चा जो है किशोरावस्था में होता है उस समय में उसकी मानसिक अवस्था का जो है तीव्र विकास होगा, स्मृति का तीव्र विकास होगा, मानसिक अवस्था का भी तीव्र विकास होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण आएंगे और उससे हार्मोन्स, मतलब कई हार्मोन रिलीज होंगे। इसके कारण बच्चे का जो दिमाग है तो फिजिकल डेवलपमेंट भी और मेंटल डेवलपमेंट भी दोनों तेजी से होगा। ठीक है, इस अवस्था में कल्पना शक्ति क्या होगी? इस अवस्था में कल्पना शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। यानी बच्चा ये मान लो कि ख्याली पुलाव में ही खोया रहता है। आप यंग जनरेशन के बच्चों को देखेंगे, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आपको हंसी आएगी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं, पर वो उनकी कल्पना शक्ति जो है वो बहुत अधिक हो जाती है। किशोर दिवा स्वप्नों, देखो डे ड्रीमिंग में खोया रहता है। मैंने बताया ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना वही है, दिवा स्वप्नों में, दिन में ही सपने देख रहे हैं। वो कविता लेखन है, किसी से प्रेम हो गया तो वो कविता लिखने लगेगा।
दिल टूट गया तो कहानी लिखने लगेगा, कहीं चित्र बनाएगा, म्यूजिक सुनेगा, पत्र लेखन में कल्पना की उड़ान जो है उसकी स्पष्ट दृष्टिगत होती है। मतलब जब वो इस स्थिति में होता है, किशोर अवस्था में होता है, तो वो सारी चीजें कर लेगा, कविता भी लिख देगा, ये सारी चीजें कर लेगा। और किशोर अवस्था में अवधान की क्षमता बढ़ना, अवधान यानी होता है अटेंशन, ठीक है, अटेंशन। तो क्या होता है इस समय में अटेंशन जो है ये काफी बढ़ जाता है। क्यों? अटेंशन यानी क्या? किसी वस्तु या किसी विचार पर जो है ध्यान केंद्रित हो जाता है, ठीक है, और उस समय में अटेंशन की क्षमता बढ़ जाएगी, तर्क और निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी, रुचियों में विकास होना। अक्सर आपने देखा होगा कि किशोरावस्था में यदि कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे यही चीज पानी है, ये करना है, तो लाख कोशिश के बाद भी वो अपना डिसीजन नहीं बदलता है, क्योंकि वो एक जगह यदि वो फोकस हो गया। ऐसी उम्र में यदि बच्चा पढ़ाई की तरफ फोकस होता है, आप देखेंगे बहुत अच्छा करेगा। यदि किसी आर्ट के साइड में, कोई म्यूजिक के साइड में, कोई डांस के साइड में फोकस होता है, वो उसमें आगे करता है बहुत ज्यादा। और यदि वो किसी नशे की तरफ चला जाए तो फिर वो उसका पढ़ाई या अन्य चीजों में फोकस एकदम हट जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय में सबसे मतलब जो आपका ध्यान है ना, वो एक जगह पर वो बिल्कुल एकाग्र चित्त ही हो जाएगा। उस जहां उसने फोकस किया वो सिर्फ वहीं फोकस करता रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इसी अवस्था में व्यक्ति या तो बन जाता है या बिगड़ जाता है। फिर किशोरावस्था में शब्द भंडार बढ़ने व सही प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। मतलब अब उसकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी, वो अपनी अभिव्यक्ति जो है अच्छे से कर पाएगा, अपना विचारों को व्यक्त कर पाएगा। और इस अवस्था में मस्तिष्क की क्रियाशीलता भी तीव्र हो जाएगी। जो मस्तिष्क दिमाग है वो तेज काम करेगा, ठीक है, और वो अपनी बातों को, अपने जो वो सोच रहा है, अपने विचारों को जो है वो अच्छे से व्यक्त कर पाएगा। अब मानसिक विकास के प्रकार, तो देखो मानसिक विकास के इसमें जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं डायग्राम बना देती हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ, 3 भागों में बांटा गया। एक है लघु गणकी यानी लॉगरिदमिक। इसमें बालक का विकास निरंतर तीव्र गति से होता है, जो बहुत कम बालकों में देखा जा सकता है, ठीक है, ये बहुत कम बालकों में होता है। तो ये कैसा होता है, जैसे देखिए ग्राफ से बताती हूँ, लघु गणकीय ग्राफ कैसे बनता है। ये एक्चुअली मैथ्स का ग्राफ है, बट आप ये ऐसे, यानी ग्राफ ये है, बच्चा ऐसे नीचे से ऊपर की ओर तेजी से ऐसे विकास होगा, ये है लघु गणकीय विकास, ठीक है। अब होता है लाक्षणिक विकास यानी पैराबोलिक। इसमें बालक की मानसिक योग्यता शुरुआत के वर्षों में अत्यंत तीव्र गति से विकसित होती है और बाद में इसमें मंद गति आ जाती है। तो ये किस प्रकार का ग्राफ है, ये देखिए, ये ऐसा बनेगा, ये पहले तीव्र गया और फिर उसके बाद में से मंद हो गया, ठीक है, ये है। और फिर तीसरा है त्वरण, ऑगिव। इसमें बालक का मानसिक विकास 2 तरह से हो सकता है। पहले तीव्र गति होगी और फिर मंद होगा और फिर तीव्र गति से होगा, और सेकंड होगा पहले मंद गति से, फिर तीव्र गति से और फिर मंद गति से। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में पहले तीव्र गति से हो रहा है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, फिर मंद गति से होगा, फिर तीव्र गति से ऐसा होगा। और ये वाले में, सेकंड वाले में जो पहले मंद गति से होगा, तो क्या होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ और ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे होगा, ठीक है। ये त्वरण, ऑगिव कहते हैं इनको। ये इन्होंने 3 भागों में मानसिक विकास को बांटा है कि किसी का भी मानसिक विकास, किसी बालक का मानसिक विकास इन 3 प्रकारों से हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बालक का सामाजिक विकास। तो बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है, सोशल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से, मतलब समाज में बच्चे का अन्य लोगों से क्या व्यवहार है, इससे संबंधित है। ये बच्चा प्राकृतिक रूप से सामाजिक है, उसे जन्म के समय कोई सामाजिकता नहीं पाई जाती है। बच्चा जैसे पैदा हुआ उसे तो पता नहीं है कि कौन से समाज में पैदा हुआ है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पापा है। छोटे बच्चे को आप किसी को भी दे दीजिए, वो जहां जाएगा वो उसी माहौल में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और समाजीकरण की प्रक्रिया जो है समाज, परिवार, विद्यालय, दोस्त आदि के संपर्क में आके जन्म के साथ शुरू होती है कि कैसा परिवार उसको मिला, कैसे उसकी शिक्षा हुई, कैसे उसके दोस्त रहे, और यही सब उम्र भर चलता है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है, ठीक है। जन्म के समय में उसमें सामाजिकता का कोई गुण नहीं होगा, परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। कोई भी सामाजिक व्यवहार स्थिर कभी नहीं होगा, हमेशा परिवर्तनशील होगा, ठीक है।
जैसे कोई लड़की शादी होके ससुराल में गई तो हो सकता है शुरुआत में उसकी सास बहुत प्रेम से बात करे और बाद में उसको डांटे, ऐसा भी हो सकता है पहली शुरुआत में उसको डांटे या उससे प्रेम से बात ना करे और बाद में उससे प्रेम से बात करे। तो इसी प्रकार जो समाज में व्यवहार है लोगों के साथ वो भी स्थिर नहीं होगा, हमेशा परिवर्तनशील होता रहेगा, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, कभी सम होगा फिर अच्छा बुरा सम, इसी प्रकार चलेगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जन्म से पूर्व ही बालक अप्रत्यक्ष रूप से समाज से प्रभावित होता है। इसको इसीलिए लिखा है जन्म से पूर्व ही, क्योंकि उसकी माँ तो समाज में रहती है, उसकी माँ को पता है, उसकी माँ के अंदर जैसी भावनाएं होंगी सोचेगी वो बच्चे को इफेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए ये बात लिखी हुई है। अब प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है। भाई जब बच्चे बड़े होंगे तो समाज बच्चों से उम्मीद करेगा, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। ये है सामाजिक प्रत्याशा। ठीक है, और हेविंगहर्स्ट ने इसे विकासात्मक पाठ कहा है। ये इसको स्टार लगा के याद कर लेना प्लीज, है ना। ये हेविंगहर्स्ट ने इसको क्या कहा है, विकासात्मक पाठ का है। विकासात्मक कार्य का सर्वप्रथम विचार हेविंगहर्स्ट ने दिया था और विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक की उम्र तथा अवस्था के अनुसार कार्य करने से है। ठीक है, कि बच्चा उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी अवस्था के हिसाब से वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हमने विकास में बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर देखा था कि शारीरिक वृद्धि क्या उसकी आयु के अनुरूप हो रही है, वैसे ही यहाँ पर हम उससे सामाजिकरण और उसके क्या कहते हैं समाज में उसके जो संबंध है और वो कैसे है या एक उम्र तक कैसे होने चाहिए, इसके आधार पे जो है उसकी गणना हो रही है। ठीक है, सॉरे और टेलफोर्ड ये भी चिंतक हैं, थिंकर्स हैं, है ना। सॉरे और टेलफोर्ड, ये हेविंगहर्स्ट भी एक थिंकर है। ठीक है, और ये विकासात्मक कार्य का विचार सर्वप्रथम इनने दिया था, हेविंगहर्स्ट ने। इसको अच्छे से याद करना। तो सॉरे और टेलफोर्ड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती है। अर्थात कि जब बच्चा हुआ और समाज में माँ के अलावा जो दूसरे हैं, चाहे दादा हो, दादी हो, घर परिवार के लोग हो, मोहल्ले पड़ोस के लोग हो, उनसे जैसे बच्चे का जो संपर्क होता है उससे उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। ये सॉरे और टेलफोर्ड कहते हैं। दुर्खीम जो है, दुर्खीम कहते हैं कि परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। ठीक है, दुर्खीम का ये याद रख लेना, ये आ भी सकता है ना। दुर्खीम बड़े चिंतक हुए हैं समाजशास्त्र में। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक वृद्धि और विकास से भाव है अपने आपके साथ तथा दूसरों के साथ भली भांति निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त करना, कि आप अपने साथ तो दूसरों के साथ कैसा निर्वाह कर रहे हैं, कैसा आपका चल रहा है, कैसा आपका व्यवहार है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त कर रहे हैं, यानी सोशल रिलेशन में आपके मैच्योरिटी है या नहीं है, ये बोलता है हरलॉक। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट को ये वो कह रहा है कि सोशल रिलेशन में जब जो है मैच्योरिटी आ जाती है तो उसी को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। क्रो एंड क्रो इसके अनुसार है सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ठीक है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट साथ साथ होंगे। फ्रॉबेल के अनुसार माता आदर्श अध्यापिका होती है और घर द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा प्रभावशाली होती है। रूसो ने कहा है कि माँ एक सच्ची परिचारिका है, परिचारिका अर्थात नर्स है। ठीक है, और पिता एक सच्चा अध्यापक है। ठीक है, अगर परिचारिका की जगह नर्स लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, रूसो ने ये बात कही थी। ठीक है, अब आते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास। इस स्थिति में सामाजिक विकास कैसे होता है? तो प्रारंभ में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है, उस समय माँ ही उसका समाज होती है। भाई बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ है उस समय में। फिर जब शिशु जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक आ जाता है, अवस्था तक स्वार्थी होता है। भाई उसको माँ चाहिए और उसको अपना दूध चाहिए समय पे और उसको खाना चाहिए, बस हो गया, और उसको उसके खेल खिलौने चाहिए, बाकी उसको कोई मतलब नहीं किसी से। ठीक है, 6 वर्ष की आयु तक वह सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। जब वो थोड़ा और बड़ा होगा 6 साल तक, तो वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करेगा। नवजात शिशु उतने अक्षम नहीं होते जितना वो दिखते हैं। ठीक है ना, मतलब वो सक्षम होते हैं पर वो दिखते ऐसे हैं कि नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद ही वो अपनी माँ की आवाज को पहचान सकते हैं और उनमें अन्य संवेदी क्षमताएं भी होती हैं। ठीक है,
क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी। वो इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता। एक्चुअली जब बच्चा हुआ तो ना ही वो सोशल है और ना ही वो सोशल नहीं है, मतलब वो दोनों ही नहीं है, क्योंकि वो बीच की स्थिति में है। अभी अभी वो आया, उसको ये नहीं पता कि समाजीकरण क्या होता है, समाज क्या होता है, और उसको ये भी नहीं पता कि जो समाज में नहीं है या समाज से अलग है वो क्या होता है। तो वो बीच की स्थिति में होता है, उसको नहीं पता कि क्या है, क्या समाज है, क्या नहीं है। ठीक है, तो जब तक उसको यह समझने की योग्यता नहीं आती है तब तक वो बीच की स्थिति में रहता है। पर इसी स्थिति में भी वो अधिक समय तक नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि जब 1 माह का बच्चा होगा तो बालक चूसने जैसी गतिविधि से घर के वयस्क लोगों की क्रियाओं का प्रत्युत्तर देने लगता है। अर्थात यदि कोई अपनी उंगली बच्चे के गाल या होंठ पर ले जाए तो वो बच्चा उसकी उंगली को चूसने की कोशिश करेगा। ठीक, 2 माह का बच्चा होगा, आवाज पहचानने लगेगा और ध्वनियों में अंतर करने लगेगा, दूसरों को देख के मुस्कुराएगा भी। 3 माह का बच्चा होगा तो अपनी माँ को पहचानने लगेगा और उससे अलग होने पर दुखी होगा। यदि माँ की गोद में बच्चा और कोई दूसरा गोद ले ले तो फिर बच्चा रोने लगता है। 4 माह का बच्चा है, बालक बातें करने पे रोना बंद कर देता है और अपने आप को उठाने के लिए बाहें फैलाने लगता है कि भैया मुझे उठाओ, गोदी लो और घुमाओ। 4 महीने का बच्चा जो है इतना समझदार हो जाता है कि मुझे घुमाने ले चलो। अब 5 महीने का हो गया बच्चा तो ये क्रोधपूर्ण ध्वनि और मित्रवत ध्वनियों में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। वही वो समझने लगता है कि कौन मुझसे क्रोध कर रहा है और कौन मुझसे प्रेम का भाव प्रकट कर रहा है ना। और परिवार के सदस्यों को भी वो पहचानना शुरू कर देता है। 6 माह का हुआ, अपने और पराये लोगों में वो भेद कर लेता है, अपनों को पहचानने लगता है और पराये से डरने भी लगता है। 8 माह का हुआ, बालक अपने घर के वयस्क सदस्यों की आवाज का अनुकरण करने लगता है, शब्दों का अनुकरण करने लगता है। इसे बालालाप कहते हैं। ये देखो बालालाप। ठीक है, 10 से 11 माह का हुआ तो अनुकरण द्वारा हाव भाव सीखना और संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है, अपने इमोशंस को भी बताने लगता है। फिर 1 से 2 वर्ष का होता है तो 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न करेगा, कुछ उठा के फेंकेगा, पटकेगा, कोई सामान यहाँ का वहां करेगा, ये सारी चीजें करेगा। 3 वर्ष का होगा तो खिलौनों से खेलने लगता है। 5 वर्ष का होगा तो समूह के सदस्यों से गहरे संबंध बना लेता है, नैतिक भावना का विकास भी होने लगता है उसको। फिर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इस अवस्था के दौरान बालक परिवार से निकलकर विद्यालय में प्रवेश करता है। 6 महीने का बच्चा 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाने लगेगा और मित्रों से खेल करेगा और खेल के माध्यम से जुड़ेगा बच्चों से, सामाजिक परिवेश का उसका दायरा बढ़ने लगेगा, स्कूल में जाके विभिन्न एक्टिविटी करेगा। और हरलॉक ने बालक की सामाजिक विकास के निम्न चरण बताए हैं। देखो हरलॉक ने सबसे ज्यादा इस पे काम किया, तो उन्होंने बताया कि जब 6 वर्ष का बच्चा है वो बाल विद्यालय में जाएगा तो क्या करेगा, नए मित्र होंगे उसके और वातावरण के अनुसार उसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, अलग अलग बच्चों से अलग अलग बात करेंगे, नया नया दोस्त बनेगा और उसके सोशल मतलब उसका जो सोशल सर्किल है उसका वो और बड़ा होता जाएगा। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व तो बहिर्मुखी होता है, मतलब वो अपनी बातें बताएगा, वो सारी बातें बता देगा, अपने दोस्तों को सब बातें बताएगा। बालक और बालिका एक दूसरे से अलग रहते हुए भी उत्तर बाल्यावस्था में समलिंगी समूह बनाते हैं, मतलब बालक बालिका जो है अलग अलग रहेंगे स्कूल में, उसके बाद भी ये क्या करेंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में खाएंगे, मतलब उनके अंदर जो है ये जो लिंग का भेदभाव है ये नहीं होगा स्कूल में। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने समूह में श्रेष्ठ बनने की, मतलब नेता बनने की इच्छा रखेगा और वो वास्तविक जगत से संबंध बनाता है। मतलब अब उसका जो है चाहे टीचर हो, दोस्त हो, इनसे अब रिलेशन बनना जो है यहाँ से ये स्टार्ट होता है। खेल भावना का विकास होता है, बालक में विभिन्न रुचियां पैदा होती हैं, आत्मनिर्भरता का क्रमिक विकास प्रारंभ होगा, मतलब वो सेल्फ डिपेंड होगा। जैसे उसकी बुक्स हैं तो वो अपने बैग में रखना सीखेगा, यदि वो उसने अपनी पानी की बोतल लाई है तो वो उसको उठाएगा, वो अपनी चीजें पहचानेगा, अपना टिफिन रखेगा, है ना, अपना सामान वो पहचानेगा। यदि खेल के मैदान में सक्रिय, यदि उसकी बॉल है तो अपनी बॉल पहचानेगा। फिर समूह या टोली या गिरोह में खेलेगा, मतलब अपने दोस्तों के साथ एक क्लब करके और फिर खेलेगा। ठीक है,
बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में स्वयं में कुछ महत्वपूर्ण विकास होते हैं। सामाजिकरण के कारण बच्चा यह बोध करता है कि वह कौन है, मतलब बच्चा यह को जानने लगता है कि वो कौन है, वो कोशिश करता है कि बताओ मैं कौन हूं। वो अपनी पहचान किसकी तरह बनाना चाहता है, सबसे पहले तो वो टीचर की ही तरह बनना चाहता है जिसको वो सबसे ज्यादा देखता है। और विकसित हो रहे स्वतंत्रता के बोध के कारण बच्चे कार्यों को अपने तरीके से करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, दौड़ना, स्केटिंग जैसे खेलों के लिए स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना। अर्थात जब आप बच्चे को उसके अनुरूप उसके मन का कार्य करने देते हैं तो वो अपने हिसाब से उनको करने की कोशिश करता है और इसमें वो ज्यादा प्रसन्न होता है क्योंकि उसको उसके अंदर वो जो स्वतंत्रता की भावना है वो आती है। ठीक है, अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होगा, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। इस अवस्था में प्रत्येक किशोर शारीरिक परिवर्तन और संवेगात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरता है, मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, फिजिकल चेंजेस होंगे और क्या होगा, इमोशनल चेंजेस भी होंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, और इस अवस्था में किशोर में सामाजिक गुणों की परिपक्वता का काल आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना, तो कोई घर में आया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई घर में आया तो माँ कहेगी बेटा नमस्ते करो, पैर छुओ या पानी ला के दो, तो उसके अंदर फिर कि किसको नमस्ते करना है, किसका सम्मान करना है, कोई आए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारे गुण जो है वो उसके अंदर फिर आने लगते हैं इस काल में। इस दौरान किशोर में विषम लिंगी का आकर्षण प्रारंभ हो जाता है, अर्थात विपरीत लिंग के प्रति, यानी लड़का है तो लड़की के प्रति, है ना, बॉय है तो गर्ल के प्रति, और गर्ल है तो बॉय के प्रति क्या होगा, आकर्षण प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है द्वितीय लैंगिक लक्षण डेवलप होते हैं। अब यहाँ से वो डिफरेंटली दो वाकई में एक कहना चाहिए कि मतलब एक लिंग के अनुसार उनके अंदर जो है पूर्णतः भेद जो है वो यहाँ से आ जाता है। इसके कारण जो है उनका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। वो अपने जीवन साथी को लेकर कल्पना करना प्रारंभ करते हैं। आपने देखा होगा 16-17 साल, 15-16 साल के लड़के लड़कियां जो रहते हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, ज्यादातर वो उनका अफेयर हो जाएगा या वो किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर बॉय गर्ल नहीं तो वो तो टीचर के प्रति भी वो अट्रैक्शन आ जाता है उनको, मतलब वो किसी न किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्शन का कारण उनकी गलती नहीं होती, अट्रैक्शन का कारण उनके हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि उनके साथ इतने सारे उनका मतलब उनकी बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स जो है वो रिएक्ट करते हैं कि वो खुद ही नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। तो वो अपना सोचते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी होगी, क्योंकि वो समाज में ये सारी चीजें देखते हैं। तो लड़का सोचता है मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होगी, मेरी वाइफ ऐसी होगी, लड़की सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होगा, हस्बैंड ऐसा होगा। तो इस टाइप के जो है उनके विचार जो है उनके दिमाग में चलते रहते हैं। अपने भविष्य को लेके वो चिंतन करने लगते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। भाई देखिए, फ्यूचर के लेके बच्चे कैसा सोचते हैं, यदि उसके बच्चे के जीवन में कोई उसका एक दोस्त है जो काफी अमीर है, तो वो सोचते हैं कि मेरी हालत ऐसी क्यों है, मुझे भी अमीर होना है। तो वो इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं खूब पैसा कमाऊंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये सारी चीजों को लेके भी वो चिंतित रहता है। फिर इस दौरान क्या होता है, किशोर में प्रायः नेतृत्व और देश के लिए भक्ति, वो अपने मित्रों के प्रति अपार प्रेम होता है। मतलब मम्मी पापा की बात नहीं सुनेंगे पर अपने दोस्त की बात जरूर सुनेंगे। ये उम्र ऐसी होती है, उनको घर वालों परिवार पे उतना भरोसा नहीं होगा जितने दोस्तों पे होगा। बिल्कुल दोस्तों का आप दोस्तों के लिए तो वो बिल्कुल कुछ करने तैयार हो जाएंगे। माँ सुबह से उठाएगी 6 बजे उठो पढ़ाई करो, नहीं, पर दोस्त बोलेगा नहीं अपन 6 बजे उठ के चलो दौड़ने चलते, वो तुरंत उठ के चल देंगे दौड़ने। तो ये जो है ये इस अवस्था में ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, देश के लिए देशभक्ति का भाव भी आता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसी उम्र से जो है सेना वगैरह में भर्ती होने के लिए कोशिश करने लगते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, समूह का निर्माण होगा। किशोरावस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। मतलब लड़कियों का भी ग्रुप बनेगा, लड़कों का भी ग्रुप बनेगा, है ना। वो अपने अपने ग्रुप में अपना अपना आनंद खोजते, अपना अपना मनोरंजन खोजते हैं। फिर गुणों का विकास होगा। समूह के प्रभाव से किशोरों में नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि के गुणों का विकास होता है। एक दूसरे का सहयोग करते, सद्भावना आती, अच्छी भावनाएं रखते एक दूसरे के प्रति, ये सारे गुणों का विकास होगा। दबाव और संघर्ष, थोड़ा प्रेशर भी होता है बच्चों में। और किशोरावस्था में बालक और माता पिता के मध्य जो है प्रायः वैचारिक मतभेद होता है। क्यों? और संघर्ष भी होता है। ये देखिए, संघर्ष भी होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता अपने अपने जनरेशन के हिसाब से बातें कहते हैं, अपने अनुभव के हिसाब से कहते हैं, और बच्चा जो है वो नया, उसको अनुभव तो है नहीं, लेकिन वो अपने जो नए नए आइडियाज है वो उनके अनुरूप बातें कहता है। तो ये इसके कारण दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं।
वो उसको मतलब मम्मी पापा की बात बच्चा नहीं सुनेगा, बच्चे की बात माँ बाप नहीं सुनेंगे, तो बल्कि दोनों को सुनना चाहिए। माता पिता को इस बात को मानना चाहिए कि बच्चा क्या कह रहा है, उसके साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। माता पिता जो है बालक से उपदेशात्मक व्यवहार करते हैं, मतलब उसको कहा कि नहीं हमने कह दिया है कि ऐसा नहीं करना तो नहीं करना। अब बच्चा ये जानना चाहते कि भाई आप मना क्यों कर रहे हैं, पर माता पिता सोचते कि हम क्यों बताएं, मतलब हम एक्सप्लेनेशन क्यों दें। बच्चे माता पिता ये सोचते हैं। बात यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि आपका ही बच्चा है, यदि आप ही उसे नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं समझने वाला है। इसीलिए माता पिता को खासकर चाहे बालक हो या बालिका दोनों के लिए ही है, उपदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए, अपने अनुभव शेयर करने चाहिए। इससे बच्चे जो है किसी भी बात को, किसी भी कठिन परिस्थिति को, अच्छी परिस्थिति को आपसे शेयर करने में डरेगा नहीं, माता पिता से शेयर करने में वो डरेगा नहीं, और उसको जो है भविष्य के लिए एक अच्छे अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा। नैतिक आचरण व आदर्श अपनाने का निर्देश देते हैं। माता पिता कहते हैं कि ऐसा करो, नैतिक आचरण रखो, और ये करो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, ये ऐसे कर दो, और जिससे किशोर में संघर्ष और दबाव की अवस्था आ जाती है। अच्छा, बच्चा अपने मन का करना चाहता है लेकिन वो जो है वो कर नहीं पाता है, ठीक है, तो ये उसको दबाव की अवस्था आ जाती है बच्चे के ऊपर। अब आता है भावी जीवन की चिंता। तो बच्चे को ना अब शादी, व्यवसाय, धनार्जन, मैंने बताया ना, उसको सारी चिंता होती है कि अब मैं पारिवारिक जीवन जो है वो कैसा होगा मेरा, उसी को वो चिंता करने लगता है, उसी में वो खोया रहता है। परीक्षा भी है, परिणाम भी है, किसी को वो पसंद भी करता है, उसको बता भी नहीं पा रहा, तो बड़ी सारी समस्याओं से, बड़ी सारी विचारों के बीच वो फंसा हुआ खुद को महसूस करने लगता है। फिर समूह भक्ति। तो किशोरावस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते, वही उनका जो ग्रुप है और दोस्तों का ग्रुप है उसके प्रति, ठीक है। सामाजिक विकास का प्रभाव। तो विद्वान स्वीकार करते हैं कि अगर राष्ट्र को सशक्त और सुसंस्कृत बनाना है तो समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना हो तो बालक के सामाजिक विकास पर शुरू से ही ध्यान देना होगा। किंतु आज के बालक में समाज के प्रति अलगाव देखने को मिलता है। समाज के प्रति जो अलगाव है वो इसी कारण देखने को मिलता है क्योंकि जब घर परिवार ही उसकी बात नहीं सुनता तो वो फिर नहीं समझता, वो कहता है कि फिर समाज कुछ नहीं होता है। मेन बात ये है क्योंकि उसका पेरेंट्स ही नहीं बन रहा है ना, तो वो सोचता है जब पेरेंट्स ही मेरे नहीं है तो फिर दूसरा मैं समाज में किसको अपना मानूंगा, ठीक है। विद्यालय, मित्र, आस पड़ोस के अलावा बालक का शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी बौद्धिक क्षमता व उसके परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि भी, माता पिता का व्यवसाय आदि कारक भी बालक के सामाजिक गुणों के विकास में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की भूमिका निभाते हैं। देखो उसके घर की परिस्थिति भी उसको बहुत सारी चीजों के लिए या तो सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करेगी या नकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करेगी, ठीक है। तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके बालक के सामाजिक विकास में। अब शारीरिक विकास देखते हैं। तो बालक के शारीरिक विकास का अर्थ है लंबाई, भार, हड्डियों, मस्तिष्क व दांतों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। भाई उसके शरीर में ओवरऑल जो परिवर्तन हो रहा है वो है शारीरिक विकास की प्रक्रिया। गर्भावस्था से प्रारंभ होकर परिपक्वन काल किशोरावस्था तक सतत चलती रहती है। तो शारीरिक ये कब तक चलेगी शारीरिक विकास, शरीर कब तक बढ़ेगा, जब तक वो एक किशोरावस्था में नहीं आ जाता, एक मतलब एक ऐसी स्टेज जहां के बाद भाई अब उसके शरीर का विकास नहीं होगा, ठीक है। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास। तो जब बच्चा भ्रूण में है तो कैसा विकास होगा, गर्भकाल के समय अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से बने जायगोट, ठीक है। ये मैंने अच्छे से समझा दिया है पहले ही कि फीमेल का ये अंडाणु होता है, ठीक है, एग होता है, मेल का ये स्पर्म होता है, और ये दोनों जब मिलते हैं कहाँ मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। तो इससे क्या बनता है, जायगोट, ठीक है। दो चीजें हुई तो इसी को हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं। में होने वाले कोशिका विभाजन से वृद्धि का दौर प्रारंभ होता है, मतलब दो कोशिका मिली और फिर इनके अंदर बढ़ते बढ़ते ये जो है फिर क्या हुआ, एक पूरा बच्चा बन जाता है, ठीक है, एक पूरा बच्चा बन जाएगा 9 महीने में, ओके। और जन्म से पूर्व तक 20 इंच लंबे और 6 से 7 पौंड यानी 6 से 7 किलोग्राम वजन के शिशु के रूप में विकसित होता है। शिशु के समस्त अंगों का निर्माण गर्भकाल के दौरान होता है। इस दौरान एक कोशिका से 6 से 7 पौंड के शिशु का निर्माण होता है और इस अवस्था में बहुत तीव्र वृद्धि होती है, वो तेजी से बनता है बच्चा। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। अब जन्म के समय लड़के का औसत वजन 3.6 किलोग्राम यानी 7.15 पौंड
और लड़की का औसत वजन 3.4 किलोग्राम यानी 7.13 पौंड के आसपास होता है। ठीक है, जन्म के उपरांत शिशु का वजन 6 माह में 7.5 किलोग्राम के लगभग और 1 वर्ष में उसका वजन 10 से 12 किलोग्राम के करीब हो जाता है। शैशवावस्था के अंत तक उसका वजन 38 से 40 पौंड यानी 18 किलोग्राम के आसपास होता है। जन्म के समय लड़के की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर और लड़की की लंबाई जो है 50.75 सेंटीमीटर होती है। शैशवावस्था के अंत में इसकी लंबाई 102 से 103 सेंटीमीटर हो जाती है। अब बच्चे के सिर का मस्तिष्क का वजन कितना होता है ये देखते हैं। जन्म के समय ये 350 ग्राम अर्थात शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होगा और 2 वर्ष में लगभग 2 गुना विकसित हो जाता है। 5 वर्ष में मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। हड्डियां जो है शैशवावस्था के समय 270 हड्डियां होती हैं, कहीं कहीं पे 300 भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। दांत क्या है, जन्म के समय कोई दांत नहीं होते भैया, दांत लेके बच्चे पैदा नहीं होते हैं ना, दांत के बिना ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। 5 से 6 माह में नीचे के दांत आना प्रारंभ होते हैं। हड्डियां जो है शैशवावस्था के समय 270 देख लिया है, दांत जो है दांत नहीं होते हैं। 5 से 6 माह में नीचे के दांत आते हैं। 1 वर्ष में 8 स्थायी दांत आते हैं, अस्थायी दांत आते हैं और 4 वर्ष में प्रायः सभी अस्थायी दांत इस समय तक आ जाते हैं। 4 साल के बच्चे में मनुष्य में 20 अस्थायी दांत होते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं और ये जीवन में 2 बार आते हैं और 12 स्थायी दांत होते हैं जो सिर्फ 1 बार आते हैं। इसको याद कर लेना। अब मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं, देखो हिंदी का लिख लेना अगर जिसको नहीं आ रहा है, तो हिंदी में कहते हैं कृदंत, रदनक और प्रीमोलर तो भाई हिंदी में भाई प्रीमोलर ही लिखेंगे, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, और दांत का सबसे कठोरतम भाग जो है इनेमल कहलाता है। हृदय की धड़कन जन्म के कुछ दिनों बाद तक 140 प्रति मिनट होती है, लेकिन शैशवावस्था के अंत तक ये 100 प्रति मिनट तक हो जाती है। मांसपेशियां जो हैं ये शरीर के भार का लगभग 23% भाग मांसपेशियों से युक्त होता है। 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के भार का दुगना वजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जो स्वस्थ होगा इतना ऐसा लिखा है, लेकिन 6 महीने में ही दुगना होता है वो। नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है तथा सिर एवं शरीर का अनुपात 1:4 होता है और वयस्कों में ये 1:8 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार नहीं आया था, इससे प्रश्न आ सकता है। नवजात शिशु में चेहरे और मस्तिष्क का अनुपात 8.1 होता है ये, और जबकि वयस्कों में ये 2.1 होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल की अपेक्षा सिर का क्षेत्रफल 21%, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में केवल 13% रह जाता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आयु बढ़ने के साथ साथ सिर की अपेक्षा शरीर का क्षेत्रफल जो है ये बढ़ता चला जाता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, तो सबसे पहले भार बढ़ेगा। तो प्रारंभ में जो है बाल्यावस्था के प्रारंभ में लड़कियों का भार जो है लड़कों से प्रायः कम होता है। देखो जो लड़कियां होती है ना इनका वजन कम होता है, और लेकिन अंत में लड़कियों का भार जो है लड़कों से अधिक हो जाता है। बाद में फिर लड़कियां मोटी हो जाती हैं, बाद में लड़कियों का वजन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लंबाई, तो बाल्यावस्था के प्रारंभ में लड़कियों की लंबाई लड़कों से प्रायः कम होती है, लेकिन बाल्यावस्था के अंत में लड़कियां लड़कों से अधिक लंबी हो जाती हैं। सिर, बाल्यावस्था के प्रारंभ तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है, 10 वर्ष तक 95% और 12 वर्ष में इसका भार जो है 1260 ग्राम तक हो जाता है। हृदय की जो धड़कन है बाल्यावस्था के प्रारंभ में 100 प्रति मिनट तक होती है और धीरे धीरे ये दर कम होती जाती है। और जन्म के समय कितनी होती है अभी अपन ने देखा था।
हड्डियां जन्म के समय 140 होती है, ठीक है ना, और हड्डियों की संख्या 350 तक होती है। दांत 5 से 6 वर्ष की अवस्था में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, इसके साथ ही स्थायी दांत आने लगते हैं, ठीक है। 8 वर्ष में 12 स्थायी दांत आएंगे। 8 वर्ष में 12 स्थायी दांत, 10 वर्ष में 15 स्थायी दांत, 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत, और 12 से 13 वर्ष में 27 से 28 दांत आ जाते हैं। ये सब स्थायी होते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था के दौरान सर्वाधिक दांतों का विकास होता है। मांसपेशियों का विकास भी बाल्यावस्था के दौरान होता है। मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 27 से 30% होता है। बाल्यावस्था के अंत में शरीर के आधार पर लड़के व लड़कियों की भिन्नता दिखना प्रारंभ हो जाती है। मतलब लड़के और लड़कियों में भेद जो है बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है दिखना, ठीक है। अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास, तो किशोरावस्था के दौरान लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यौनांग परिपक्व होने लगते हैं, है ना, और हार्मोन्स में चेंजेस आ जाते हैं, इसके कारण विकास तीव्र होता है। भार में किशोरियों का भार किशोरावस्था के प्रारंभ में किशोरों से अधिक होता है, और लेकिन किशोरावस्था के अंत में किशोरों का भार अधिक हो जाता है। मतलब देखो शुरुआत में क्या होता है, गर्ल्स का जो है वेट ज्यादा होगा, ठीक है, और बॉयज का वेट कम होगा स्टार्टिंग में। बट जैसे ही किशोरावस्था मतलब 18 से 19 साल की मान लो लड़की हुई, तो अब लड़की का वजन क्या है, कम है, और लड़के का वजन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लड़के ज्यादा बलिष्ठ होते हैं, ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं मांसपेशियों के कारण, हड्डियों में भार के कारण, ठीक है। मांसपेशियां जो है इनका भार शरीर के भार का 45 से 50% तक हो जाता है। लंबाई, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है, ठीक है। देख लो, लड़कियों की लंबाई 16 साल तक ही बढ़ती है और लड़कों की 18 वर्ष तक। हड्डियां, इसकी संख्या 206 है। हड्डियों का अस्थिकरण और सुदृढ़ीकरण इस अवस्था तक हो जाता है। दांत, किशोरावस्था के अंत तक 28 स्थायी दांत आ चुके होते हैं और अक्ल डाढ़ आना आरंभ हो जाती है। अब आज सबको चेक करना कि किस किस की अक्ल डाढ़ आ गई है इस उम्र तक भी। मस्तिष्क, इस अवस्था तक मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम हो जाता है और हृदय धड़कन इस उम्र में 72 प्रति मिनट हो जाती है, ठीक है। अब भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे हम। भावनात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि भावनाओं के विकास, आप ऐसा समझो, वो परिभाषा को छोड़ो, पहले ऐसे मेरी मतलब मैं वैसे समझाती हूँ कि किसी के अंदर कोई भी भावना है। मान लीजिए आप किसी को पसंद नहीं करते हैं और वो व्यक्ति आपके घर में आया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई किसी को पसंद नहीं करता है और वो उसके घर में आया, तब भी एक व्यवहार के स्वरूप में आप उनको नमस्कार करेंगे, पानी देंगे, चाय पूछेंगे, ये करेंगे। तो क्या किया कि जो भावनाएं हैं उनको क्या किया, नियमित किया, उनको अपनी भावनाओं को मैनेजमेंट किया, है ना। कौन सी व्यक्त करना है, कौन सी व्यक्त नहीं करना है, इसको आप मैनेज करके जब आप करने लगते हैं तो इसी को कहते हैं भावनाओं को अपने प्रबंधित करने की क्षमता, यानी मैनेज करने की क्षमता कि क्या चीज, क्या इमोशंस आपको बताने हैं, दर्शाने हैं, और कौन से इमोशंस हैं जो आपको नहीं दर्शाने हैं, ठीक है। इसी को संवेगात्मक विकास या भावनात्मक विकास कहते हैं। जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, मतलब ये आपके जो आपका जो भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास है, ये प्रॉपर हो गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखिए, तो इसमें भावनात्मक जागरूकता, सहानुभूति, आत्म जागरूकता, आत्म नियमन और दूसरों के साथ भावनात्मक संबंधों को स्थापना का विकास शामिल होता है। थकान, विद्यालयी वातावरण, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, उम्र आदि का भावनात्मक विकास में विशेष योगदान होता है। सपोज दैट कि कोई बच्चा स्कूल से आया, थका है ना, अब आपने उसको 4 काम बता दिए। अब बच्चा वैसे ही चिड़चिड़ाने लगेगा, वो नहीं सुनने वाला है, आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। अब आप कहेंगे कि बच्चा सही नहीं है, ये बात नहीं सुनता है, लेकिन आप उसकी भावना को समझिए ना, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, ठीक है। वो थका हुआ है, ये सारी चीजें उसके भावनात्मक विकास में योगदान करती हैं। चाहे किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना हो, बुरा व्यवहार करना हो, उसका स्वास्थ्य हो, उसके शरीर का विकास हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखना हो। सहानुभूति यानी क्या कि मान लीजिए किसी के साथ कोई हादसा हो गया, किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो आप गए और आपने उसको कहा, आपने सांत्वना दिलाई, ये होती है सहानुभूति, ठीक है।
अपने भावनाओं को व्यक्त करना, कि आपने वहां जाके अपनी भावनाएं व्यक्त करी कि अरे बड़ा दुखद हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, आपका भावना का प्रकटीकरण हुआ, आपने अपनी भावनाएं प्रकट की, फिर आप अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हैं। इसमें यह भी आएगा, हो सकता है कि मान लीजिए किसी की डेथ हुई और मान लीजिए जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता और ऐसे माहौल में यदि वो हंसी मजाक करता है, तो आप क्या मानेंगे कि वो भावनात्मक रूप से जागरूक नहीं है, उसको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते नहीं आता है कि किस विशेष परिस्थिति में कैसी भावना को प्रकट करना है, ठीक है। तो यही होता है भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट। अब इसके अंतर्गत कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। तो अब हम इन मूल प्रवृत्तियों को देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों में क्या होता है, सभी व्यवहार प्रेरणा से प्रेरित होकर किए जाते हैं। कोई भी व्यवहार आप करेंगे तो किसी न किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे अनेक कार्य या व्यवहार हैं जिनको सीखना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें होती है, नेचुरली होती है। प्राणी इन कार्यों को अपनी आंतरिक प्रेरणा या नैसर्गिक शक्ति के कारण करता है और इन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं, ठीक है। ये मूल प्रवृत्तियां जिन्हें हम सीखते नहीं हैं और ये पहले से ही जन्मजाति हमारे अंदर होती हैं, ठीक है। जैसे शिशु द्वारा माँ का स्तनपान करना। अब कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या उसको सिखाते हैं कि तुम ऐसे माँ से आपको दूध पीना है, ऐसे स्तनपान करना है, ऐसा तो नहीं होता है। बच्चे के अंदर वो नैसर्गिक गुण है, ये सभी जानवर के, ये इंसानों के बच्चों में, ये जानवर के बच्चों में भी है। उनको कोई सिखाता थोड़ी है कि ऐसे दूध पीना है, पर वो बच्चे को आ रहा है ना, तो क्या है, ये नैसर्गिक है, नेचुरल है। फिर पक्षी का उड़ना, पक्षी को कोई नहीं सिखाता है कि ऐसे उड़ा जाता है, वो उड़ने लगता है। घोंसला बनाना, मछली को तैरना, ये कोई नहीं सिखाता है, वो नैसर्गिक गुण है, नेचर ने उसको दिया है, वो ये ऑटोमेटिक सीख कर ही पैदा होती है। तो ऐसी ये मूल प्रवृत्तियां, ये जन्मजात शक्तियां होती है जो व्यवहार को परिचालित करती है, मतलब आपके व्यवहार को चलाती है। ये वंशानुगत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। वंशानुक्रम से आएंगी, एक मतलब माता पिता से बच्चे में आएंगी, बच्चे से और उसके आगे आने वाले बच्चों में जाएंगी, ठीक है। जब शिशु जन्म लेता है तो उसका प्रत्येक व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से परिचालित होता है। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के 3 पहलू बताए हैं, इनको याद करना है। ज्ञानात्मक पहलू, संवेगात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू। तो ज्ञानात्मक पहलू यानी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। फिर संवेगात्मक पहलू, संवेग का अनुभव, और क्रियात्मक पहलू यानी व्यवहार या क्रिया, कैसा उसने कैसा व्यवहार किया। फिर मैकडूगल क्या कहता है कि मूल प्रवृत्ति एक परंपरागत अथवा जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार के संवेग का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग के कार्य करने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। अर्थात वो क्या कह रहा है कि ये एक जन्मजात यानी जन्म से उसको एक ऐसी प्रवृत्ति मिली हुई है जो व्यक्ति को, जो उस प्राणी को किसी भी वस्तु के प्रति एक विशेष प्रकार की जो फीलिंग है, अपना उसका जो अनुभव है ना, वो प्रकट करने में उसको बाध्य करती है कि वो ऐसा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। वुडवर्थ ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, मतलब ये कोई सिखाता नहीं है ना, बिना सीखा हुआ स्वरूप है, मतलब उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो जब जन्म हुआ तो वो सीख कर ही पैदा हुआ है। पेखाम ने कहा कि मूल प्रवृत्ति शब्द के अंतर्गत हम उन सभी जटिल कार्यों को लेते हैं जो बिना पूर्व अनुभव के उसी प्रकार किए जाते हैं। मतलब इसको बच्चा दूध पीने के लिए कोई पहले पूर्व अनुभव तो लिया नहीं उसने, पैदा होते से ही वो दूध पीने लगा, तो बिना पूर्व अनुभव के जो काम किए जाते हैं उसके अंतर्गत इन्होंने मूल प्रवृत्ति को उसके अंतर्गत रखा, जिस प्रकार उस लिंग प्रजाति के समस्त सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक प्रजाति द्वारा जो किया जाता है उस कार्य के लिए ये कह रहा है। अब मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, कि मूल प्रवृत्तियों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। अब मूल प्रवृत्तियों में क्या क्या विशेषताएं होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जन्मजात होंगी, यानी जन्म से होंगी, इनको सीखना नहीं पड़ेगा। सार्वभौमिक होंगी, मतलब उस प्रजाति के सभी लोगों में होंगी। मूल प्रवृत्तियों के निश्चित उद्देश्य होते हैं। किसी प्रजाति के सभी सदस्यों की मूल प्रवृत्तियां समान होंगी, है ना।
मतलब जब इंसानों का बच्चा है तो चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, चाहे भारत में पैदा हो, चाहे बांग्लादेश में पैदा हो, सभी एक प्रकार से ही दूध पिएंगे माँ का। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती है, मतलब किसी न किसी इमोशन से अटैच होंगी। इमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। ये आजीवन रहेंगी मूल प्रवृत्तियां। कुछ उपायों द्वारा मूल प्रवृत्तियों में शोधन किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियां तथा आदतों में अंतर होता है और मूल प्रवृत्तियां लाभदायक होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक शिशु जब जन्म लिया और पेट भरने के लिए माँ का दूध पी रहा है तो लाभदायक, अथवा वो जीवित कैसे रहेगा। मूल प्रवृत्तियां व्यवहार में बुद्धि या चेतना की कोई भूमिका नहीं होती, मतलब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि कोई बुद्धि है या कोई विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, ठीक है। अब देखिए 14 मूल प्रवृत्तियों में क्या क्या बेसिक चीजें कही हैं उन्होंने। मूल प्रवृत्ति है बेसिक इंस्टिंक्ट और संवेग है इमोशन। तो किस मूल प्रवृत्ति में कौन सा इमोशन है यहाँ उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले पलायन यानी एस्केप, तो भय। भाई आप अगर डरेंगे, आपके अंदर डर है तो आप क्या करेंगे, रुकेंगे थोड़ी। आपके सामने शेर आ गया, आप डर गए तो क्या करेंगे, भागेंगे, वहां से पलायन कर जाएंगे। तो ये है, ठीक। सेकेंड है पॉग्नासिटी या कॉम्बैट, ठीक है। और इसका जो वो है कहना चाहिए, उसका इमोशन क्या है, एंगर है, क्रोध है ना, गुस्सा होंगे। तो ये युयुत्सा है। युयुत्सा मीन्स होता है झगड़ालू प्रवृत्ति, ठीक है, इसका मीन्स होता है झगड़ालू प्रवृत्ति। झगड़ालू प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर वाले का है। तो क्रोध आएगा तो वो झगड़ा करने लगेगा। अब एक आता, अब थर्ड है निवृत्ति यानी छुटकारा पाना, रिपल्शन। तो घृणा, आप किसी से घृणा करेंगे तो उसके साथ थोड़ी रहेंगे, कहेंगे इससे पीछा छुड़ाओ और भागो, पीछा छुड़ाओ इससे। तो ये क्या होगा, निवृत्ति यानी छुटकारा पाना, रिपल्सन। फोर्थ है पुत्र कामना, पेरेंटल यानी वात्सल्य, प्रेम। तो उसके लिए क्या है, मूल प्रवृत्ति क्या है, पुत्र कामना या पेरेंटल, ठीक है। फिर करुणा, डिस्ट्रेस। जब करुणा होगी तो क्या होगा, संवेदना होगी, अपील होगी, शरणागति होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि कामवृत्ति होगी, सेक्स होगा, सेक्स वाला इमोशन होगा तो क्या होगा, कामुकता होगी, लस्ट होगा, ठीक है। बेसिक उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, वो मतलब कामुकता के प्रति ही आकर्षित रहेगा, ये उसकी बेसिक मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। ये मूल प्रवृत्ति मतलब ये जो इमोशन है इसकी मूल प्रवृत्ति फिर ये हो जाती है, ठीक है, चेंज होके। वंडर, आश्चर्य, किसी चीज के प्रति आश्चर्यचकित होंगे तो फिर क्या होगी, फिर आप जिज्ञासु हो जाएंगे, क्यूरोसिटी आ जाएगी कि ये चीज ऐसी क्यों हो रही है। फिर नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, आत्महीनता। जब आप सोचते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अपने आप को बुरा महसूस करते हैं, तो ये क्या होता है, आप अधीनता स्वीकार कर लेते, दैन्यता या दीनता, सबमिशन, ठीक है, आप अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। फिर होता है आत्माभिमान यानी पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग होती है। तो ये क्या होता है, आत्मगौरव दिलाता है, मूल प्रवृत्ति सेल्फ असर्शन होता है ये। फिर होता है एकाकीपन, जब आप अकेले होते हैं, लोनलीनेस का इमोशन होगा तो आप क्या होगा, सामूहिकता ढूंढेंगे, सामूहिकता ढूंढेंगे कि भाई मुझे समूह में रहना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी भावना कोई नहीं चाहेगा। फिर आएगा भूख, एपेटाइट, तो ये क्या होगा, भोजनान्वेषण, फूड सीकिंग होगी। इसका क्या है, स्वामित्व भाव यानी फीलिंग ऑफ ओनरशिप होगी, तो आप क्या करेंगे, संग्रह करने की प्रवृत्ति आएगी। एक्विजिटिवनेस, ठीक है। फिर क्या है, कृति भाव यानी फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस होगी, तो क्या होगी, रचना प्रवृत्ति, क्रिएटिविटी होगी। और आमे यानी एम्यूजमेंट, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हास, लाफ्टर। जो लोग खुश रहते हैं तो वो हमेशा हंसते मुस्कुराते हंसते हुए रहेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ये क्या है, उसका इमोशन है, ये क्या है, ये सब इमोशन है। और उसके कारण जो उत्पन्न होने वाली मूल प्रवृत्तियां हैं वो इस तरफ हैं। अब देखते हैं, संवेग मनुष्य की उत्तेजित दशा को व्यक्त करता है, यानी इमोशन मनुष्य के अंदर की जो अवस्था है, जो उत्तेजना है, उसको प्रकट करता है। जब मनुष्य अपने संवेगों पर बुद्धि द्वारा नियंत्रित कर लेता है, मतलब अपने इमोशंस को अपने दिमाग से कंट्रोल करता है जब,
तो क्या होता है, आवश्यकतानुसार उचित रूप से संवेग को प्रकट करना सीख लेता है, और यही संवेगात्मक विकास होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब आप अपने इमोशंस को कहाँ प्रकट करना है और कहाँ प्रकट नहीं करना है ये सीख लेते हैं, तो यही इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी संवेगात्मक विकास कहलाता है। इसका अर्थ ये है, मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, सपोज दैट आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, और वो अचानक आपके सामने आ जाए, तो आप उसके मुंह पे तो ये नहीं कहेंगे कि मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा तो कहेंगे नहीं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है, तो यही क्या है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। और आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, समझिए कि आप 21 की एज पे हैं, है ना, और 21 की एज में आप किसी को बहुत बेहद चाहते हैं, बेहद, अब लेकिन आप उसको आई लव यू नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि तब भी आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है, तो ये भी आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है ना। दोनों ही चीजों से बता दिया है मैंने, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य उचित मात्रा में वह नियंत्रित रूप से संवेग को प्रकट नहीं कर पाता है, मतलब इमोशन को प्रकट नहीं कर पाता है, अर्थात संवेग जब अव्यवस्थित और अनियंत्रित होता है तो उसके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। मतलब किसी जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, तो फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो उस पर गहरा प्रभाव डालती है। मतलब कहना चाहिए उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं माना जाता है ना। जिसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है उसको हम एक सामाजिक दृष्टिकोण से हम उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी मानते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, ब्रिजेस का कथन है, ब्रिजेस एक थिंकर हुए, इनका कथन है कि जन्म के समय केवल उत्तेजना नामक संवेग ही होता है। जब बच्चा छोटा होता है, जब जन्म होता है तो केवल उत्तेजना ही होती है उसमें, और 2 वर्ष तक प्रायः सभी संवेगों का विकास होता है। धीरे धीरे उसके अंदर इमोशंस आते हैं, जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही सारे इमोशन नहीं आ जाएंगे, है ना, धीरे धीरे बच्चे के अंदर इमोशन आएंगे। और जन्म के समय क्या होगी, उत्तेजना होती है। 3 माह में क्या होगा, आनंद और कष्ट होगा। 6 माह में प्रेम, भय, घृणा और क्रोध। 18 माह उल्लास और ईर्ष्या, और 24 माह हर्ष। देखो 18 माह का बच्चा ईर्ष्या कैसे करता है, यदि उसकी माँ ने किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लिया तो बच्चा जो है वो लड़ने लगेगा, रोने लगेगा कि उसको दूसरे बच्चे को कैसे गोद लिया। तो यही ईर्ष्या का एक भाव है, ठीक है ना। उक्त वर्णित संवेगों का विकास उम्र के अनुरूप ही होता है, यानी उम्र के अनुसार ही जो है इमोशंस का जो है विकास होगा। इमोशन का डेवलपमेंट जो है उम्र के अकॉर्डिंग होगा। एक निश्चित उम्र पर निश्चित इमोशंस ही आएंगे। जॉनसन के अनुसार 2 वर्ष के बालक में भय नामक संवेग नहीं पाया जाता है। 2 साल का बच्चा जो है वो डरता नहीं है, वो कॉकरोच भी पकड़ लेगा, वो सांप भी पकड़ लेगा, केचुआ भी पकड़ लेगा, मकड़ी भी पकड़ लेगा, उसको किसी से कोई डर नहीं है, ठीक है। किंतु 3 वर्ष के शिशु में डर नामक संवेग पाया जाता है। जन्म के समय शिशु में सिर्फ क्रंदन यानी रोना ही होता है, और प्रारंभ में ये संवेग अस्थिर होता है। वो रो रहा है, आपने झुंझुना बजाया, बच्चा हंसने लगा, तो अचानक उसके जो इमोशंस है वो चेंज होते रहते हैं, अस्थिर होते हैं। शैशवावस्था में अभिभावक को शिशु के साथ प्रायः सहानुभूतिपूर्ण, मृदु और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस अवस्था में कड़ा अनुशासन और कठोर दंड शिशु के संवेग को असंतुलित कर देता है। मतलब जब बच्चा छोटा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी स्थिति में बच्चे के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, अब बाल्यावस्था में कैसे इमोशनल डेवलपमेंट होगा। बाल्यावस्था के दौरान बालक परिवार के दायरे से बाहर निकलकर विद्यालय पहुंच जाता है, ठीक है। अब वो विद्यालय पहुंच गया, स्कूल चला गया। अब देखो स्कूल में क्या हो रहा है, इस अवस्था में कुछ हद तक बुद्धि का संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है, ठीक है, इमोशन पर कंट्रोल होने लगता है। बालक के संवेग इस अवस्था में थोड़े स्पष्ट हो जाते हैं, वह समयानुसार अपने संवेगों को प्रकट करता है। मतलब जो इतना बड़ा बालक है जो स्कूल जाता है तो वो धीरे धीरे कंट्रोल करता है अपने इमोशंस को। मतलब अगर टीचर ने डांटा है, रो रहा है, तो रोएगा भी, तो वो इतना चोरी से रोएगा, चुप चुप के रोएगा कि कहीं टीचर देख ना ले, ठीक है। तो वो कोशिश करता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। फिर जब विद्यालय में प्रवेश करता है उस समय कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो टीचर की भी इंपॉर्टेंट रोल होता है।
विद्यालय में शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक व्यवहार बालक के भ्रम को समाप्त करता है। मतलब बच्चा जिस चीज को लेकर डरता है या असहज महसूस करता है, तो टीचर का अच्छा व्यवहार उसको सही गाइड करता है। तो बहुत सारी चीजों को लेके जो बच्चे के मन में जो कहना चाहिए उहापोह की स्थिति रहती है या वो भ्रम की स्थिति में रहता है, सही मानता है गलत मानता है चीजों को, उसको लेके शिक्षक उसको बहुत सारी अच्छी चीजें या सही चीजें उसको गाइड कर सकता है। विद्यालय में शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक व्यवहार, हाँ ये वही लाइनें रिपीट हो गई है। बालक अपने मित्रों के मध्य में इस उम्र में सक्रिय होने लगता है, मतलब बच्चों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ वो खेलेगा, ठीक है, इस समूह, और वो समूह में रहने लगता है। इस कारण उसे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, भय और क्रोध जैसे संवेग इमोशन समय के हिसाब से वो प्रकट करने लगता है। और लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ज्यादा ईर्ष्या होती है। इस पॉइंट को नोट कर लो, इस क्लास में बहुत लड़कियां हैं, ठीक है ना, कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ज्यादा ईर्ष्या होती है। तो आज से सबको थोड़ा सुधार करो अपने अंदर। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, ठीक है, मैं मजाक में बोल रही है ना, इतना सीरियसली नहीं लेना है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान व संघर्षों का काल कहा है। ये भैया इसको स्टार लगाओ, ठीक है। शारीरिक बदलाव व हार्मोन्स में परिवर्तन इस अवस्था में किशोर को विचलित कर देते हैं और उसके संवेग तीव्र रूप से प्रकट होते रहते हैं, ठीक है। वो उसके इमोशन जो है वो तीव्र रूप से प्रकट होंगे, तभी तो वो बेचारा कहीं चिट्ठी लिखेगा, लेटर लिखेगा स्कूल में, किसी को, अपनी सहेली को लेटर लिखेगा, किसी दूसरे को देगा, पता चला दूसरे ने उसको न दे के किसी तीसरे को दे दिया। तो ये सब स्कूल में इसलिए होता है। और बेचारा बच्चा अपना इमोशन जो है ना उसको कैसे वो प्रकट करे, उसको समझ में नहीं आता है और उसकी कोई सुनने वाला है नहीं, तो भारी परेशान होता है इस अवस्था में। यही कारण है कि किशोरावस्था को संवेग के तीव्र विस्फोट की अवस्था भी कहा जाता है। देखो इसको स्टार बना लो भाई, ठीक है। और शरीर में होने वाले परिवर्तन और भविष्य की चिंता किशोरों को अस्थिर कर देती है, मतलब वो उनका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं होता। अतः इस अवस्था के दौरान किशोर में क्रोध और चिड़चिड़ापन प्रायः देखा जाता है। क्योंकि उनकी फीलिंग को कोई समझ नहीं रहा, परिवार समझ नहीं रहा, स्कूल में टीचर समझ नहीं रहा, वो अपनी फीलिंग व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण वो अब बताए तो किससे बताए, कोई है ही नहीं सुनने वाला उसकी। तो इसीलिए वो क्रोध, एक तो उसको इसी के कारण चिड़चिड़ापन आता है और दूसरा गुस्सा आता है, दोनों ही चीजें होती है। संवेग में धीरे धीरे परिपक्वता आने लगती है। एक सेकेंड, हाँ, संवेग में धीरे धीरे परिपक्वता आने लगती है, मतलब धीरे धीरे जो है मैच्योर होते हैं, उसके इमोशंस जो है वो मैच्योर होंगे और संवेग पर बुद्धि का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। फिर बाद में तो भाई बेचारा वो क्या करे, वो ना चाहते हुए भी मन मारेगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा अपने दिमाग से। बी एन झा ने कहा है कि काम नामक संवेग इस अवस्था में किशोरों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। काम का मतलब काम नहीं, काम का मतलब सेक्स की बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब सेक्सुअल फीलिंग जो है ना ये वाला इमोशन उनको ज्यादा प्रभावित करता है। सकारात्मक संवेग, तो ये कौन से होते हैं? प्रेम, आमोद, हर्ष, स्नेह, आनंद, ये सकारात्मक है। नकारात्मक क्या है? क्रोध, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, भय, ये है। स्थूल संवेग, हाँ ये मूल है, ये मूल है ना, मूल संवेग। अक्सर अधिक मात्रा में प्रकट होने वाले संवेग, जो ज्यादा मात्रा में जो इमोशन प्रकट होते हैं जैसे क्रोध, प्रेम, ये मूल संवेग कहलाते हैं। और स्थूल संवेग आवृत्ति इनकी तुलनात्मक रूप से कम होती है, जैसे बौद्धिकता, नैतिकता, ठीक है। अब संवेग के तत्व, तो संवेग के सामान्यतः 3 तत्व माने गए हैं। दैहिक तत्व है, संज्ञानात्मक तत्व है और व्यवहारात्मक तत्व है। तो दैहिक तत्व क्या है? मतलब फिजिकल एलिमेंट, मनुष्य की शारीरिक क्रिया में जो बदलाव लाता है, जैसे हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर में परिवर्तन जो है, क्रोध या भय के कारण ये सभी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो जो ये क्रोध और भय के कारण जो ये सारे परिवर्तन होते हैं, ये दैहिक तत्व कहलाते हैं। संज्ञानात्मक तत्व यानी इसका आशय मानसिक संक्रिया से है, मेंटल प्रोसेस से, कि किसी विषय के बारे में चिंतन करना, तर्क करना, जिज्ञासा, स्मरण होने से
जो परिवर्तन होते उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन के प्रति अधिगम करता, मतलब लर्नर जो सीखने वाला है ना, लर्नर की अभिक्रिया, उसकी क्या प्रतिक्रिया है और उनके मध्य किस प्रकार का अनुबंधन इस क्रिया को प्रभावित करता है, मतलब वो कैसे चीजों को लेता है, कैसे वो उन चीजों से स्टिमुलेट होता है, कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती है मानसिक रूप से। यहाँ सिर्फ मानसिक रूप की बात हो रही है ना। तो ये क्या है, कॉग्निटिव एलिमेंट है, संज्ञानात्मक तत्व है। और व्यवहारात्मक यानी बिहेवियर एलिमेंट, इसका तात्पर्य क्या है, व्यक्ति के बाह्य व्यवहार से है जो वो प्रकट करता है ना। और जैसे आवाज, शारीरिक हाव भाव, क्रोध या प्रेम आदि संवेगों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में अक्सर परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी से आप क्रोध में कि बेटा 1 गिलास पानी दो, अब बच्चा एकदम गुस्से में, क्रोध में वो गया, क्रोध के विषय में 1 गिलास पानी लाके पटक दिया, तो ये क्या हुआ, क्रोध है तो वो उसका बाहरी व्यवहार ना। लेकिन मान लीजिए प्रेम, उसके अंदर प्रेम का इमोशन है पानी लाते समय, तो वो लाएगा प्रेम से और कहेगा हाँ मम्मी लो 1 गिलास पानी पी लो। तो ये 2 प्रकार के हो गए और उसी से क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब आते हैं बौद्धिक विकास पे। तो चाइल्ड का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, शैशवावस्था और बौद्धिक विकास। मानव विकास का प्रमुख साधन क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, और 1 वर्ष का शिशु अस्पष्ट ध्वनियां और तुतलाते हुए 3-4 निरर्थक शब्द बोलता है। ठीक है, ज्यादा शब्द वो बोल नहीं पाता है। 1 से 2 वर्ष की आयु में शिशु क्या होता है, सार्थक शब्द बोलने लगता है, 2-3 शब्दों का वाक्य बोल लेता है। फिर 3 वर्ष का जो बच्चा होगा 4 से 5 शब्दों का सरल वाक्य बोलना सीख लेता है। यही शिशु शिक्षा का उपयुक्त समय होता है, मतलब इसी समय से ही बच्चे को जो है शिक्षा यानी पढ़ाना लिखाना प्रारंभ करना चाहिए। मानसिक विकास की गति शैशव काल में सबसे अधिक तीव्र होती, इसी समय बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बालक के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। ये किसने बोला था, ये गैसल ने बोला था ऐसा कि बच्चा जो है 6 वर्ष में जितना सीखता है 12 वर्ष से दुगना सीख लेता है। कब तक, 6 वर्ष में। ठीक है, ये क्या है, बाल्यावस्था और बौद्धिक विकास अब हम देख रहे हैं आगे। इस अवस्था में बालक में मूल प्रवृत्तियों और सहज प्रवृत्तियों का विकास होता है। जिज्ञासा का समाधान करने के लिए बालक अपने अभिभावकों से प्रश्न पूछता है। इस उम्र के बच्चे भारी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे ना कि आप भी सोच विचार में पड़ जाएंगे कि इसका आंसर क्या देना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते इस उम्र के बच्चे। सूक्ष्म और तर्कपूर्ण चिंतन प्रारंभ कर देते और अवलोकन में रुचि लेते हैं। मतलब कि जो इस समय का जो बच्चा होगा ना, यदि माँ सब्जी भी बना रही होगी तो वो पास में बैठ के उसको बड़ा ऑब्जर्व करेगा कि ये क्या हो रहा है, इसको कैसे कर रहे हैं। मतलब उसकी भारी रुचि होती, बहुत रुचि के साथ वो चीजों को देखता, सीखता है, समझता है कि ये क्या हो रहा है। इस काल के अंतिम वर्षों में कल्पना शक्ति, अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है। मतलब इस वर्ष यानी इस समय में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन मतलब काल्पनिक चिंतन प्रारंभ कर देता है। उसकी कल्पना शक्ति से वो नई नई चीजें सोचना प्रारंभ कर देता है। 6 वर्ष के बालक में दाएं बाएं का ज्ञान, 13-14 वस्तुओं को गिनने की क्षमता आ जाती है और समस्या समाधान की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। मतलब यदि पानी गिर जाए तो वो बच्चा ये कहेगा कि इसमें कपड़ा लाके डाल दो या पानी पोंछ दो। ये इतनी समझ उस बच्चे में आ जाती है 6 वर्ष के बालक में। ठीक है, बौद्धिक विकास और किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में मस्तिष्क अपना पूर्ण आकार और भार प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है। और पूर्व किशोरावस्था कौतूहल, जिज्ञासा और चंचलता का काल होता है। यानी किशोर अवस्था से पूर्व 10 साल के पूर्व जो है ये सारी चीजें होती हैं। बच्चा जो है इस अवस्था में जो है खूब खेल कूद मजे में रहता है और बहुत चंचल होगा, उसको सारी चीजों के प्रति जिज्ञासा होगी, नई चीजों को देखकर सीखने की, समझने की और उसके प्रति जानने की जो है वो बहुत ललक होती है। ठीक है, अब बालक का क्रियात्मक या गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बहुत अच्छी चीज है। मोटर डेवलपमेंट है ना, शायद आपने पढ़ी होगी। मैं इसलिए पीडीएफ पहले दे देती हूँ ताकि आप पढ़ लें एक बार, उसके बाद क्लास में जब हम इस पे बात करें तो आपको समझ में आए चीजें कि हम किस बारे में कैसी बातें कर रहे हैं या किस चीज को कहां से कनेक्ट करना है। क्रियात्मक विकास को ही गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक योग्यता का विकास कहते हैं या गत्यात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक विकास द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है।
बालक के भीतर योग्यता और कौशल होता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शिशु का क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, जब गर्भ शिशु माता के गर्भ में हाथ पैरों को हिलाता है। ठीक है, शिशु के जन्म के बाद क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का क्रियात्मक विकास होता जाता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक कौशल अर्थात बैठना, उठना, उछलना, चलना, दौड़ना, फेंकना, इसमें तीव्रता से विकास होता है। 5 से 6 वर्ष का बालक दौड़ना, गेंद फेंकना जैसे आदि क्रियात्मक कौशलों को विकसित करता है। बालक की गत्यात्मक विकास को देखो, इतनी सारी चीजें कहते हैं, गामक विकास, गामक कौशल, यांत्रिक विकास, पेशीय कौशल, लोकोमोटर कौशल, स्किल या डायनेमिक स्किल आदि नामों से जाना जाता है। इसमें से कोई भी आएगा कंफ्यूज नहीं हो रहा, सारे नाम याद करने हैं। ठीक है, गामक या क्रियात्मक कौशलों के प्रकार, टाइप ऑफ मोटर स्किल। तो सबसे पहला क्या आ रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल, यानी स्थूल पेशीय कौशल, स्थूल क्रियात्मक विकास, सकल मोटर कौशल विकास। ठीक है, इसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे हाथ, पांव, धड़, घुटने आदि में नियंत्रण और समन्वय स्थापित होता है। जैसे लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, पकड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी स्थूल पेशीय कौशल में। ठीक है, अब आता है सूक्ष्म पेशीय कौशल। यह है सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो इसमें क्या है, इसमें छोटी एक्टिविटी आएंगी, इसमें बड़ी आ रही थी, अब इसमें छोटी आएंगी। देखो, फाइन मोटर एक्टिविटी कहते हैं इसको, स्किल डेवलपमेंट, सूक्ष्म पेशीय कौशल या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, महीन मोटर कौशल विकास। ठीक है, मोटर कौशल विकास, इसमें छोटी मांसपेशियां और उनके संचालन और उन पर नियंत्रण शामिल होता है। आंख, पंजा, कलाई, उंगलियों के विकास इत्यादि पे नियंत्रण और समन्वय होता है। जैसे खाना पीना, लिखना, टाइप करना, बालों को कंघी करना, ब्लॉक बिल्डिंग, शूज लेस बांधना मतलब जूतों की लेस बांधना, टाई की गांठ बांधना, सुई में धागा पिरोना, वस्त्र पहनना। ठीक है, ये सारी जो सूक्ष्म एक्टिविटी है ना, ये इसके अंतर्गत आएंगी। गामक कौशलों का परिपक्वता से सकारात्मक संबंध होता है। अरस्तु के अनुसार बालक का दायां हाथ होना ईश्वरी देन है। बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है, फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़ और पैरों के क्षेत्र में होता है। इसी वजह से बालक पहले आंखों को घुमाना, फिर सिर को हिलाना, चीजों को हाथों से पकड़ना और अंत में खड़ा होकर चलना सीखता है। इस कोटेशन को याद कर लेना। शिशु की कुछ गामक क्रियाएं व उनका समय, 2 सप्ताह तक में क्या होगा, भ्रूण के समान हाथ पैर हिलाता है। 1 माह में शिशु अपनी ठोड़ी को संभालना प्रारंभ कर देता है। ठोड़ी मुंह का निचला हिस्सा है, जिसे दाढ़ी भी कहते हैं। ठोड़ी मतलब समझो चिन, ठीक है, चिन की बात हो रही है। फिर 2 माह सीने को संभालना प्रारंभ कर देगा और छाती को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। 4 महीने का होगा तो शिशु को आसपास जब सहारा दिया जाता है तो सहारा पाकर बैठना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, सात माह का होगा तो इस आयु में शिशु बिना सहारे के भी बैठना प्रारंभ कर देते हैं। 9 माह में किसी की सहायता के साथ खड़ा होना प्रारंभ कर देता है, कुछ को पकड़ के खड़ा हो जाता है। 10 महीने में क्या होगा, रेंगना और घसीट कर चलना शुरू कर देता है। 11 माह में बिना किसी सहायता के खड़ा होना सीख लेता है। शिशु को यदि सहारा दिया जाए तो सहारे से चलना प्रारंभ भी कर देता है, जैसे ट्राइसिकल को पकड़कर या जो वॉकर आते हैं उससे चलने लगता है। फिर 12 माह का होगा तो शिशु बिना सहायता के चलना प्रारंभ करता है, मतलब 1 साल का बच्चा लगभग जो है चलने लगता है। ठीक है, 1 से 2 साल, तो इस अवधि में बालक चलना और अपने हाथों से खाने का सामान पकड़ना जो है प्रारंभ कर देता है। 3 से 5 साल का बालक खिलौनों के साथ खेलना प्रारंभ कर देगा। माता पिता के साथ क्रियाओं का अनुकरण करेगा, मतलब जैसे माता पिता करेंगे तो वैसा वो उनका जो है क्या ना चाहिए, देखकर काम करेगा, उनको जैसे वो करेंगे वैसा वो भी करने लगेगा। ठीक है, और 5 वर्ष से 12 वर्ष तक इस अवस्था में बालक जो है विद्यालय में पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचकर वो चित्र बनाएगा, लिखेगा, महीन क्रियाएं वो करने लगता है, रंग भरने लगता है। जो चित्र बनाता है रंग भरने लगता है,
ठीक है, खेलों में भाग लेगा और अनेक शारीरिक कौशल जो है वो सीखता है। शिशु की वे शारीरिक क्रियाएं, तो ये क्या है, ये ब्लिंकिंग है ना, ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग क्या है, जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो अचानक शिशु अपनी आंखें बंद कर लेता है, इसे ब्लिंकिंग कहते हैं। ये गलत लिखा है, ये है ब्लिंकिंग। ठीक है, सकिंग। सकिंग मतलब शिशु को जब कोई सामग्री दी जाती है तो मुंह में डाल के उसको चूसना प्रारंभ कर देता है, चूसने लगता है, उसको सकिंग कहते हैं। फिटल एक्टिविटी, गर्भ के दौरान जो है शिशु जब हाथ पैर हिलाता है ना, उसको फिटल एक्टिविटी कहते हैं। यानी माँ के पेट के अंदर जो हाथ पैर हिला रहा है उसको कह रहे हैं फिटल एक्टिविटी। कहाँ गया, हाँ, टॉनिक नेक, जब शिशु लेटा होता है और अपने हाथ पैर को प्राय एक ही दिशा में ले जाता है तो उसको कहते हैं टॉनिक नेक। मोरो अवस्था, शिशु को जब वस्तु को जब शिशु के निकट ले जाते हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है और 2 से 5 महीने के मध्य ये ऐसा करता है। रूटिंग, शिशु के गालों को जब स्पर्श करेंगे तो वो अपना मुंह खोलता है और वो जो चीज है उसके साइड देखने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको रूटिंग कहेंगे। बाबिन्स्की, शिशु के तलवे पे अंगुलियां घुमाएंगे तो शिशु अपनी उंगलियों को आगे की ओर मोड़ देता है। ये सारे रेफ्लेक्सेस हैं और हमने इसको पहले भी पढ़ा है। अब बालक का भाषा विकास देखते हैं ना, थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या होता है कि ये सारे चीजें जो है ना जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी कोर्स भी कंप्लीट होगा। थोड़ा सा आज थोड़ा और देख लेते हैं, 5-10 मिनट बस। बालक का भाषा विकास, तो जब शिशु का जन्म होता है तो पहली बार वो क्रंदन करता है यानी रोता है, ठीक है, और बालक की ये पहली भाषा होती है। रोने से ही पता चलता है इसे भूख लगी है, क्या हुआ है ना, सूसू पॉटी किया है, वो भी रो के ही वो बताता है। बालक को किसी भी प्रकार के स्वरों, व्यंजनों और अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु जब धीरे धीरे बालक ध्वनियों का उच्चारण सुनता है, करता है, वैसे वैसे स्वरों और व्यंजनों की संख्या बढ़ती जाती है। 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और सामान्यतः देखा गया है शैशवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास जल्दी होता है ना। इससे ध्यान रख लो कि लड़कियां बहुत बातूनी होती हैं, शायद इसी कारण ऐसा होता होगा। बाल्यावस्था व किशोरावस्था में भी लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। देख लो भाई, हर जगह ही तेज हो रहा है भाषा विकास लड़कियों का लड़कों से ज्यादा, ठीक है। अब इस बात को समझो, कोई बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ये किसी हिंदी भाषी बेल्ट में पैदा हुआ, और कोई बच्चा यूएसए में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ। अब बच्चे को तो पैदा होते के साथ पता नहीं है ना उसको हिंदी आती है ना उसको अंग्रेजी आती है, पर जब 8-9 महीने 1 साल तक बच्चा ने वहां की भाषा सुना तो वो उस भाषा के साथ, उसके शब्दों के साथ वो इमोशंस को सुनता गया और उसके साथ ही उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो गई और वो उसी भाषा में फिर बात करने लगा, उसी भाषा में रिप्लाई करने लगा। इसीलिए जन्म से जिनकी जो भाषा होती है, जो सुनते हैं, वो बहुत जल्दी और बहुत लंबे समय तक उसमें वो जो है वो बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। इसी कारण लड़कियां अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में अधिक तेज होती हैं। देखो लड़कियां जो है ना अपनी बात को सही तरीके से और प्रस्तुत करने में तेज होती है क्योंकि लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा ज्यादा तेज होता है। स्वीट के अनुसार, देखो स्वीट भी एक थिंकर थे, इनके अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, ठीक है। बालकों की तुलना में लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। ये देखो एक और अच्छी बात है कि जो लड़कियां हैं उनके लिए खुश होने का मौका है कि आपकी वोकैबुलरी लड़कों से ज्यादा है। अब भाषा के भाग जो है ये 4 भाग हैं। सबसे पहला क्या है, स्वनिम या ध्वनिम। ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, इनका खुद से कोई मतलब नहीं होता है। बालक शैशवावस्था में ऐसी भाषा निकालता है, जन्म के उपरांत शिशु काल के दौरान शिशु जो ध्वनि निकालता है उसे बालालाप कहते हैं। जैसे आ ई ऊ ऐसे तो करता है, वही है ये, ठीक है। अब इसके बाद आता है रूपिम या रूपग्राम। ये सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, इसमें छोटे छोटे वर्णों से मिले हुए शब्द होते हैं और बालक आसानी से बोलता है। इसका प्रयोग भी शैशवावस्था में होता है। वास्तव में 10 माह का बालक ही प्रथम शब्द बोलने में समर्थ होता है। 1 वर्ष का बालक केवल 2-3 शब्द ही बोल पाता है, जैसे मम्मा, पप्पा, बब्बा, दद्दा, यही सब बोलता है बच्चा, ठीक है। अब है वाक्य विन्यास। तो थर्ड में आता है वाक्य विन्यास। शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य बना हो, उस वाक्य का कोई अर्थ हो या नहीं हो, वाक्य विन्यास कहलाता है। 2 से 3 वर्ष की आयु में बालक यद्यपि पूर्ण वाक्य नहीं बोल पाता, पर 2-3 शब्दों के समावेश वाले वाक्य बोलता है, जैसे श्यामा चाय
खाती है। हाँ, मतलब बच्चा जो है वो अपने हिसाब से, देखो श्यामा तो नहीं बोल पाएगा यार, श्यामा थोड़ा कठिन शब्द हो जाता है। 2-3 साल का बच्चा जो है एक सरल उसमें चच्चा खाना खाए या इस टाइप से कुछ बातें कर सकता है, ठीक है। अर्थविन्यास, अर्थविन्यास क्या होता है? जब वाक्य में सभी अर्थपूर्ण शब्द हो, अर्थात जब वाक्य के सभी शब्द में अर्थ लिए होता है, और तो उसको क्या कहते हैं? अर्थविन्यास कहते हैं। जैसे 4-5 वर्ष के बालक जो है अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग करता है, और 7-8 वर्ष तक के बालक जो है शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने लगता है। जैसे श्यामा चाय पीती है, ठीक है। हाँ, मतलब वो यहाँ पे चाय को खाती है बोल सकता है, लेकिन उसके बाद बड़ा होने के बाद वो पीती है, बाकायदा बोलेगा कि चाय को पिया जाता है, खाया नहीं जाता है, ठीक है। भाषा सीखने का साधन, तो सबसे पहले क्या है? अनुकरण, मतलब देख के सीखना। फिर खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप और प्रश्नोत्तर, इससे भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। अब भाषा के प्रकार, तो भाषा के क्या प्रकार होते हैं? वाचिक, मौखिक, ओरल लैंग्वेज होती है। भाषा किस रूप में? व्यक्ति शब्दों और वाक्यों, वाणी के रूप में सूचना को व्यक्त करता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है, ठीक है। यानी जो मौखिक अपन वार्तालाप करते हैं, मौखिक बातें करते हैं एक दूसरे से, जो मोबाइल पे फोन करते हैं ना यहाँ वहाँ, ये सब उसमें आता है। फिर आती है सांकेतिक भाषा, सिग्नल लैंग्वेज, ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी बात को शब्दों या वाक्यों में कहने के बजाय संकेतों, इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप होता है, इसी भाषा के द्वारा होता है, वो संकेतों से बात करते हैं मूक बधिर लोग, ठीक है ना। तो वो होती है सांकेतिक भाषा। फिर आती है लिखित भाषा, यानी रिटन लैंग्वेज। इस भाषा में व्यक्ति अपनी बातें, भावनाएं, इच्छाएं या सूचनाएं लिखकर विचारों को व्यक्त करता है। जैसे राकेश छात्रावास में रहता है, वह अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकता की जानकारी पत्र में लिखकर देता है, तथा माता पिता उस पत्र को पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एग्जाम्पल है, लेकिन देखो लिखित में जो है बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आजकल देखो लिखित में क्या, आप व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हो वो भी लिखित वाला ही है, वो भी लिखित भाषा है, ठीक है। या आपने कुछ जैसे ये नोट्स की पीडीएफ है, ये भी लिखित ही है, रिटन लैंग्वेज है, ठीक है। अब उदाहरण इसमें देखो, गीता ने पापा को कविता सुनाई, ये वाचिक भाषा है। गीता ने हाथ से इशारा करके पापा को रुकने के लिए कहा, ये सांकेतिक भाषा है। और गीता ने पापा को पत्र लिखा, ये लिखित भाषा है। मतलब तीनों का उदाहरण जो है एक ही सेंटेंस, एक ही चीज से तीनों का उदाहरण दिया है कि किसमें क्या होता है, ठीक है। अब आते भाषा के चरण पे। तो भाषा के चरण या अवस्थाएं, तो सबसे पहले क्या? क्रंदन या रोना, क्राइंग। बालक प्रथम ध्वनि रोने वाली है, ठीक है, क्योंकि जन्म के बाद वो रोएगा ही सबसे पहला। फिर दूसरा है बबलाना या बालालाप, या इसको कूइंग कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं बबलिंग या कूइंग। ये 3 से 9 माह तक जैसे दा आ बा ऐसे चिल्लाते हैं बच्चे, वो है, ठीक है। और यह बालक के लिए एक खेल है, जिससे बालक को संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। वो चिल्ला चिल्ला के खुश होता है, आपने देखा होगा। अंग विक्षेप या हाव भाव, जेस्चर, तो हाव भाव के द्वारा बालक अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और बोलना, फिर उसके बाद में बोलना सीखते हैं, ठीक है, स्पीकिंग आते हैं। अब ये जो भाषा विकास के सिद्धांत है, इसको हम कल पढ़ेंगे। इसमें काफी सारे सिद्धांत है और अच्छे सिद्धांत है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। एक बार इस क्लास को अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो अच्छी बात है, यदि नहीं आई तो एक बार आप और यूट्यूब में इसको देख लेना। और पहले वाले जो फर्स्ट पार्ट है उसको तो अच्छे से पढ़ लो। आप ये मान लो कि फाइनल आपने उसको रिवाइज कर लिया है, उसके सारे वीडियो डाल दें, सिर्फ एक वीडियो छोड़ के। तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे सबका सिलेक्शन चाहिए, है ना। और आप लोग को अच्छी मेहनत करनी है ताकि आप सब सिलेक्ट हों, जिससे हमें भी लगे कि हाँ हमने जो मेहनत करी है तो वो उसकी सार्थकता है, ठीक है। और सब लोग जो है फिर से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और ये वाला जो है, जो पार्ट आज मैंने समझाया है, इस पार्ट को एक बार और देख लेंगे तो वो एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा। बहुत सरल चीज़ है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। और आपके रिस्पॉन्स के लिए सबको थैंक यू वेरी मच, ठीक है।